Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We will continue with paper third, inclusive education. Paper third, inclusive education. हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट, इसको हम कर चुके थे, ठीक है। हम थे आई थिंक मेंटल रिटार्डेशन पे, है ना। मेंटल रिटार्डेशन कर रहे थे, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। मेंटल रिटार्डेशन। अच्छा, थर्ड। आईक्यू वगैरह रेंज हमने डिस्कस की थी, ठीक है। आईक्यू रेंज में मेंटल रिटार्डेशन के अंदर टॉपिक के अंडर हमने, ठीक है, मैं आईक्यू वगैरह डिस्कस की थी। कॉजेज में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, पेरेंटल कॉजेज वगैरह, है ना। मैंने तो बोला कुछ कॉजेज है जो आप आराम से इजीली, ठीक है, इम्पेयरमेंट के अंदर आराम से इजीली यू कैन राइट, ठीक है। जैसे मैंने बोला था टाइम ऑफ बर्थ में, ठीक है, प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल, ठीक है, बिफोर बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। तो तीनों टाइम पे जो अलग अलग डिफिकल्टीज आती है वो सब में आप देख सकते हो, ठीक है। बिफोर बर्थ में प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मदर को क्या क्या नहीं करना चाहिए या क्या करेंगे, जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है, मेडिसिन है इवन, ठीक है, एड्स है, अगर ये सब कुछ है तो बेबी को इफेक्ट करेगा, तो पेरीनेटल में आ जाता है, बिफोर बर्थ में।
एट द टाइम ऑफ बर्थ भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कॉर्ड अगर गले में लिपट जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाता अगर ब्रेन तक, या फिर गलत इनएक्सपीरियंस डॉक्टर अगर फोर्सेस से सर को दबाते हैं ना, कहाँ पे कितना प्रेशर है इफ दे डोंट नो ना, तो उसको ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कोई हो सकता है जो आर्टरीज है वेन से वैसा कुछ अगर दब गया तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और आफ्टर बर्थ में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, मैम, एक्सीडेंट हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इंजरीज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ये सारा एक्सक्यूज मी मैम, तो सेम जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम मैंने ना 1 मंथ से मतलब क्लासेस नहीं ली है, तो मुझे पता नहीं है कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सी बुक है, क्या चल रहा है, मुझे पता नहीं है। आपने कब लास्ट क्लास नहीं ली थी कि पहले से ही नहीं ली है? मैम 1 महीने से नहीं ली, लास्ट अभी 1 महीने से। 1 महीने से तो फिर अभी हमारा ये चल रहा है, पेपर थर्ड चल रहा है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। अच्छा, अगर और मैम, हिंदी पेपर है आपका समावेशी शिक्षा। और मैम कौन से यूनिट है, फर्स्ट यूनिट? यूनिट तो हमें बता देती हूँ आपको, यूनिट हमारा चल रहा है, फर्स्ट यूनिट अभी चल रहा है, अच्छा ठीक है। मैम, फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक चल रहा है वो है मेंटल रिटार्डेशन, ठीक अच्छा, है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स डिसेबिलिटीज हमें पढ़नी है इसमें। नाउ वी आर डिस्कसिंग मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं। ओके मैम। और मैम इस 1 मंथ में जो लास्ट हमारी मतलब कौन सा 2 बुक कंप्लीट हो गई हमारी? बिल्कुल, लास्ट मंथ में वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 बुक्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड। थर्ड ओके पेपर मैम, अभी आपका ऑनगोइंग है, चल रहा है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हो जाके, चैनल पे पता होगा आपको। नहीं मैम, मुझे नहीं पता कौन से पे है। उसमें जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है मैम। ठीक है। चलिए, तो मेंटल रिटार्डेशन, इसमें आईक्यू वगैरह हमने डिस्कस कर रखा है, बाकी अब देखते हैं। बताओ पेज नंबर कितना, तो बार बार ये निकल जा रहा है। कॉजेस, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन को हम इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन मतलब उसकी इंटेलेक्ट बुद्धि में, ठीक है, उसमें जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, जितनी चीजें उनको समझनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, जितने चीजों की नॉलेज होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो मेंटल रिटार्डेशन को हम इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट भी बोलते हैं। बोथ आर द सेम थिंग। कहीं आपको मेंटल रिटार्डेशन ना बोल के इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट बोले तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉजेज में, कॉलेज में हम बार बार वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक हमने जो बोला प्रीनेटल, पोस्टनेटल एंड पेरीनेटल, प्रीनेटल फिर पोस्टनेटल, ठीक है। प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल, एक वो हो गया बिफोर बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, आफ्टर बर्थ, ठीक है। मैटरनल हेल्थ उसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इन्फेक्शन है, डिजीज है, पेरीनेटल कॉजेस, पोस्टनेटल, ये तो मैं बता चुकी आपको, ठीक है। तो ये सारे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो सकता है या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस नहीं की थी हमने लास्ट क्लास में, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, फिर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनमें हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। हो सकता है जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो उसकी फिजिकल ग्रोथ भी आपको दुबला पतला सा कम हाइट का देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी डिजीज से एसोसिएट होगा तो उसकी फिजिकल ग्रोथ पे भी डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। एवरेज वेट एंड हाइट, ठीक है, हो सकता है, पर नॉर्मल पीयर से, नॉर्मल बच्चों से हो सकता है हल्का फुल्का कम हो या बहुत ही अंडरवेट, और ठीक है बहुत ही शॉर्ट हाइट भी हो सकती है। फिजिकल डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, कभी-कभी क्या होता है इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट तो है, साथ में कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, जैसे एक आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ में, पैर में, कहीं भी कोई भी टाइप की फिजिकल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है साथ के साथ। रिटार्डेड मूवमेंट एंड बैलेंस हो सकते हैं, उनको चलने फिरने में भी, बैलेंस में भी दिक्कत है, जैसे लड़खड़ाता हुआ मूवमेंट हम जिसको बोलते हैं,
ठीक है, जर्की मूवमेंट, जैसे चलते हैं तो पैर हमें पता है यहाँ डालना, हम यहीं पे डालते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, सेरिब्रल पल्सी एक बीमारी है, अभी पढ़ेंगे लोकोमोटर, उसमें उसमें ब्रेन का एक हिस्सा इफेक्ट हो जाता है लोकोमोशन वाला, जो हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। उसमें क्या होता है, आप पैर कहीं और रखते हो, मूवमेंट आपका कहीं और पड़ता है, क्योंकि आप बैलेंस को बना नहीं पाते हो। ठीक है, हैंड आई एंड लेग्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है आपका। ठीक है, लिखने की कोशिश कर रहे हो तो हाथ हिल रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। पुअर फाइन मोटर स्किल्स, जो मोटर स्किल्स होंगी वो बहुत ही पुअर एबिलिटी की होती है, लिखने में, पेन को पकड़ने में, चलने में। मोटर होता है मूवमेंट, मूवमेंट किसी भी टाइप की है उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, कॉग्निटिव में देखते हैं, कॉग्निटिव में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एवरेज आईक्यू से कम होगी डेफिनेटली, जो एवरेज आईक्यू वाला बच्चा होगा, नॉर्मल होगा, उससे इनकी आईक्यू डेफिनेटली, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट की, तो एवरेज बच्चे से हमेशा इनकी आईक्यू कैसी रहेगी, कम रहेगी। कंसंट्रेशन और इनअटेंशन रहेगा बच्चा, तो उसमें कंसंट्रेशन की कमी रहेगी। जितना दूसरा बच्चा कंसंट्रेट करके कोई चीज को 5 मिनट 10 मिनट पढ़ने को तो ध्यान से पढ़ सकता है या कोई चीज कर सकता है, उतनी कंसंट्रेशन आपको इन बच्चों में देखने को नहीं मिलेगी। और अटेंटिव भी नहीं होंगे। ठीक है, अटेंटिव भी नहीं होंगे जितना बाकी बच्चे हो सकते हैं। हो सकते हैं इनकी स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स है वो अंडर डेवलप्ड रह जाए। ठीक है, बोलने का जो कम्युनिकेशन का है, कैसे बोलना चाहिए, टोन कैसा होना चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, हो सकता है ये प्रॉपर्ली उनका डेवलप ना हो। ठीक है, और लैंग्वेज की स्किल्स भी डेवलप ना हो प्रॉपर्ली। पुअर मेमोरी होगी इन बच्चों की। ठीक है, परसेप्शन उसमें दिक्कत आएगी, इमेजिनेशन, थिंकिंग, कंप्यूटिंग, कैलकुलेशन में, कंसंट्रेशन में, हर तरीके की इनको प्रॉब्लम आ सकती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में दिक्कत मतलब कौन बताइए? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम बार-बार तो वर्ड बोलते रहते हैं, जैसे हम कुछ बोले या कोई इंफॉर्मेशन सामने से लेनी है वो नहीं समझ में आएगी, नहीं पता लगेगा। वेरी गुड। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब ये कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या उनको कम्युनिकेट करना है, प्रोसेस नहीं होता, उनको समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे ना कि गो देयर, सिट डाउन, ओपन योर नोटबुक, तो इतना समझना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। इतना इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस नहीं कर पाते एट अ टाइम। धीरे-धीरे आप एक-एक वो भी टाइम लेके समझाओगे तब ये करेंगे, लेकिन एक साथ तो मतलब ही नहीं है। और डिफेक्टिव शॉर्ट टर्म मेमोरी, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, कंसंट्रेशन भी नहीं है, अटेंशन भी नहीं है, और ऊपर से अगर कुछ याद भी है तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। आज पढ़ाया, थोड़ी देर में ये भूल जाएंगे। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेंगी ऐसे बच्चों की? ठीक है, सोशल एडजस्टमेंट में इनको बहुत दिक्कत आएगी, एडजस्ट नहीं करते हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाए, गुस्से में हो जाए, ठीक है, या एग्रेसिव हो जाए, किसी को मार भी दे, हार्म भी पहुंचा दे। ठीक है, तो इनका नेचर कुछ इस टाइप का होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ओरिएंटेशन। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड ओरिएंटेशन। इररिस्पांसिबल बिहेवियर रहेगा। ठीक है, अलूफनेस, अकेले रहना पसंद करेंगे, अलूफनेस, एग्रेशन, गुस्सा, मैंने बोला बहुत ज्यादा, लो सेल्फ स्टीम, अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट एक होती है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंट जो होता है वो इन बच्चों में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे तो छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं, अगर एज बढ़ भी जाए ना, और अगर प्यार से बात करो तब तक तो ठीक है, तुमने डांट दिया कुछ है तो समझ नहीं पाते उस चीज को कि मेरे अच्छे के लिए है, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इनको बहुत, इनके इसलिए मैं बोलती हूँ जो भी स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं ना, जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं, उन्हें तो हेड्स ऑफ, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। वो तो फिर जब आपको पैशन है ना तभी इन चीजों के लिए जाओ, लेकिन ना उन बच्चों के लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर आपको लिटरली इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। तो स्पेशल एजुकेशन कोई पढ़ रहा है कि जॉब की उसमें है, और आप जाओगे तो वैसे बच्चों को डील करना पड़ेगा, ठीक है, तो उतना पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा वैसे बच्चों के साथ। लेकिन तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है ना, आपके लिए अच्छा है। आप भी फ्रस्ट्रेटेड रहोगे सारे घंटे फिर, क्योंकि आपको भी जब उतना पेशेंस नहीं है तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। तो आप जब अगर पढ़ो ऐसा कुछ तो समझ के चलो कि आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए उस चीज। एजुकेशनल में क्या होगा? इमोशनल में इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा। ठीक है, इमोशंस का कोई बैलेंस नहीं है, कभी भी रो देंगे, छोटी छोटी बातों पे हम, ठीक है ना, हंस देंगे, तो ऐसा रहता है इनका। एक्सेसिव मूड स्विंग्स रहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, एविडेंस ऑफ प्रीमेच्योर और लेट रिएक्शन, हो सकता है किसी बात के खत्म होने से पहले ही या किसी चीज के पहले ही रिएक्ट कर दे, प्रीमेच्योर या बहुत ज्यादा लेट रिएक्शन, उनको प्रोसेसिंग में टाइम लगा तो बहुत ज्यादा लेट रिएक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव रिएक्शंस, डिसरप्टिव बिहेवियर तो नॉर्मल से हटके बिहेवियर। ठीक है, जो नॉर्मल इंसान जैसा बिहेवियर शो कर रहा है वैसा ये नहीं करेंगे। अब डायग्नोसिस कैसे पता लगा सकते हैं?
ठीक है। क्रोमोसोमल एनालिसिस है, ठीक है। क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिजीजेस भी होते हैं जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्रोमोसोम एनालिसिस आप कर सकते हो, ठीक है। बोन्स वगैरह की एक्सरे, ठीक है, ब्रेन का सारा स्टडी आप करवा सकते हो, मेडिकली जो चीजें हैं, ठीक है, जहां से पता लग सकता है। और बाकी कुछ चीजें हैं जिसमें लर्न थिंकिंग कितनी एबिलिटी, उसके लिए आप आईक्यू टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद एडाप्टिव बिहेवियर स्किल्स, आईक्यू टेस्ट होता है ना, ऐसे स्किल्स का भी टेस्ट होता है, वो बने हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं कि बच्चा कितना बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा है एनवायरनमेंट में, कितना नहीं कर रहा है, कितना एडजस्ट हो पा रहा है, नहीं पा रहा है, इसके लिए भी टेस्ट होते हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं हमेशा बोलती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्नोसिस बाय पेरेंट एंड टीचर वाला पॉइंट, ठीक है, तो वो हम फोकस करते हैं, डायग्नोसिस बाय पेरेंट्स एंड टीचर। Diagnosis by parents and teachers. पेरेंट्स एंड टीचर्स में फिजिकल अपीयरेंस, जैसे मैंने बोला, ठीक है, ये तो बिल्कुल ऑब्जर्वेबल रहेगा। अगर बच्चा नॉर्मल हाइट से वेट से बहुत ज्यादा कम चल रहा है तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो सकता है इनका कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। पहले ऑब्जर्वेशन में एक चीज तो आपको आएगी कि दूसरों से तो ठीक नहीं है, इस एज के हिसाब से जितनी हाइट पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो फिर एक तो लगेगा आपको कुछ ना कुछ तो इश्यू है, या तो बच्चा बीमार है, कोई रीजन है, न्यूट्रिशन नहीं मिला इसको उस टाइम पे जब ग्रोथ का टाइम हो रहा है, या अभी भी ग्रोथ का टाइम है, कुछ तो है चीज, तो आप इतना तो कर सकते हो कि हाँ। उसके बाद फिर और भी चीजें रहेंगी। चाइल्ड्स बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर में वही चीजें आ जाएंगी जो हमने अभी डिस्कस किए, से बहुत कम बोलता है, ठीक है, लिटिल स्पीच, और जो बोलता भी है वो क्लियर नहीं बोलता, ठीक है, जैसे बुबू पापा ऐसे वाले जो साउंड होते हैं, ठीक है, मतलब वो बोल रहा है पर वर्ड्स क्लियर नहीं, आपको समझने के लिए दो बार ध्यान से सुनना पड़ रहा है कि बच्चा क्या बोल रहा है, ठीक है, ऐसा है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, जो आपने पहले बोला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, वो सेम चीज आ गई। पुअर एबिलिटी टू पे अटेंशन, सेम है, ठीक है। इरिटेबल, रेस्टलेस रहना सारे टाइम, ठीक है, ये होता है ना कि आराम से बैठे, आराम से रेस्टलेस, ये भी कर दूं मैं, वो भी कर दूं, वो भी कर दूं, ऐसा उठ के कभी यहाँ जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, ऐसा रेस्टलेस रहना। उसके बाद इनकम्प्लीट ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, मतलब यूरिन को कंट्रोल ना कर पाना, ठीक है, बाकी अपना जो है वो कंट्रोल इन कंट्रोल, अगर बच्चा है क्लास में, ठीक है, और क्लास में ही अगर वॉशरूम कर दे रहा है ना, जब तक आप बुला रहे हो किसी को या पूछ के जाए, इतना उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक साइन होता है। होती है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना रीजन और क्या क्या है, तो बहुत सारे दे रखे हैं, उसमें से अगर एक दो अगर आप दिख रहे हैं, तीन चार आपको डिफेक्ट्स दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे ना पेरेंट्स को कि हमें ऐसे ऐसे, ये नॉर्मल नहीं है, तो आप डायग्नोसिस कराइए कि क्या दिक्कत है ना, क्यों आ रही है, पेरेंट्स से काउंसलिंग करोगे, बातचीत करोगे तो पता लगेगा कि घर पे भी बच्चे का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें। और आईक्यू टेस्ट आप कंडक्ट कर ही सकते हो, ठीक है ना, क्लास में आराम से, जो एक्टिवली दूसरे बच्चों के साथ ना खेल रहा हो, ठीक है। ऑड और क्लमजी बॉडी मूवमेंट, क्लमजी क्या होता है, इधर कर रहे हैं, इसे टकरा रहे हैं, वो गिरा रहे हैं ना, क्लमजी होना, ठीक है। डिफिकल्टी इन हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, पेन पकड़ रहा है, पेंसिल पकड़ रहा है, तो लिखना कहीं और है, लाइन हाथ कहीं और जा रहा है, लाइन कहीं और, छोटे बच्चों को 4 लाइंस में सिखा रहे हैं, बच्चा भी छोटा है, 4 लाइंस में ना उसकी बहुत आगे निकल जा रही है, बहुत कम में ही हो जा रहा है, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं। मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं ऐसे बच्चों को, ठीक है। लर्निंग और रिमेम्बरिंग, मैंने बोला ना पुअर, वो हमने बोला मेमोरी, तो मतलब उसको याद नहीं रहती चीजें, याद रहती है तो बहुत जल्दी भूल जाता है। ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स, सोशल रूल्स अगर समझाए, प्यार से बात करना है, ठीक है, फ्रेंड को कोऑपरेट करना है, लंच शेयर करना है, ये सब उनको समझ में नहीं आता। ट्रबल इन सीइंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस, ठीक है, मैं करूंगा इसके बाद क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस जो होता है ना, उसमें प्रॉब्लम है, इनको समझ में नहीं आता है, मैं इसको मारूंगा तो चोट लग जाएगी, मैं भी, अगर वो बच्चा रो जाए जिसको इन्होंने मारा, उसको देख के चाहे उससे ज्यादा ये रो रहे हो, लेकिन पहले इनको नहीं वो चीज समझ में आती, प्रोसेस नहीं होता कि मैं इसको हार्म पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो इसको कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो वो उनको नहीं समझ में आता, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते और लॉजिकली थिंक नहीं कर पाते, ठीक है, तो मतलब ही नहीं है, वो हो नहीं पाता इनसे। अब माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट किसको मानेंगे, अगर ऐसा कोई बच्चा है, ठीक है,
जो मेंटली रिटार्डेड है या उसको इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है, तो हम बोलेंगे कि मान लो इस बच्चे पे कोई स्पेशल एजुकेटर काम कर रहा है, लगा हुआ है इस बच्चे के साथ, पेरेंट्स लगे हुए हैं, तो माइलस्टोन ऑफ अचीवमेंट किसको मानेंगे कि चलो इतने दिन हमने ट्रेनिंग दी बच्चे को तो हमने कुछ अचीव किया, उसके माइलस्टोन्स क्या है। तो ये हर बच्चे के लिए अलग अलग है, ठीक है। जैसे हमने आईक्यू रेंज में पढ़ा था, इडियट, इम्बेसाइल पढ़ा था ना, सब अलग अलग रेंज है। तो एक बच्चा वो है जो कुछ नहीं कर पाता, इसको 24 घंटे किसी की हेल्प में रहना पड़ता है। इवन वॉशरूम के लिए, मैंने बोला क्लीनिंग के लिए भी, किसी भी काम के लिए, ब्रशिंग के लिए भी उसको दूसरे की हेल्प लगती है। एक बच्चा वो होता है जो अपने छोटे छोटे काम खुद से कर पाता है, बाकी चीजें नहीं कर पाता। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, पर आप उसको ब्रशिंग कर लो या वॉशरूम यूज कर लो, क्लीनिंग कर लो अपनी, तो इतने सारा वो कर सकते हैं। बाकी बच्चे होते हैं, बाकी चीजें हम नॉर्मल करते हैं, बस आईक्यू उनका बहुत ज्यादा लो होता है, जैसे पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है। तो हर क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है, कि किस रेंज का रिटार्डेशन है उस बच्चे को, उस हिसाब से माइलस्टोन भी अलग अलग होगा, ठीक है। जो बच्चा 24 घंटे की डिपेंडेंसी पे है, उसके लिए तो बच्चा अगर चल के यहाँ से वहां भी जा रहा है, ठीक है। छोटा है, अगर क्लाउडिंग करना सीख गया, चलना सीख गया, ठीक है, हैंड मूवमेंट्स हैं प्रॉपर, और कुछ इशारे से आपको समझा पा रहा है, तो यही सब माइलस्टोन है। तो माइलस्टोन डिपेंड करते हैं कि किस डिग्री की, ठीक है, इंपेयरमेंट है उस बच्चे के अंदर। जैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अगर बाद में धीरे धीरे भी बोलना सीख रहा है, नॉर्मल बच्चों से लेट भी सीख रहा है, ट्रबल के साथ भी बोलता है, लेकिन बोलता है, चलना, खड़ा हो रहा है, तो ये सब भी ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा, अचीवमेंट ही होगा, जो ज्यादा 24 घंटे की डिपेंडेंसी वाले बच्चे हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो माइलस्टोन का अलग अलग होगा। अगर जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता था, थोड़ा बहुत लिखना सीख गया, है ना, रीड करता है थोड़ा बहुत, तो वो उसके लिए माइलस्टोन है। उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, ऐसे इंपेयर्ड बच्चों के लिए क्या एक चेकलिस्ट दी है, जो आपको टीचर्स एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें है पुअर एकेडमिक अचीवमेंट दिखा रहे बच्चा, मतलब आईक्यू की बात आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा टू मच ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। बच्चा आपको बार बार बोलेगा कि जो भी आप पढ़ा रहे हो मैम दिखा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रखा है हमने फर्स्ट ईयर से। कॉन्क्रीट होता है जब कोई चीज आप पढ़ा रहे हो, तो एप्पल पढ़ा रहे हो तो एप्पल को दिखा भी रहे हो, बच्चे को टच भी करा रहे हो, कलर, तो कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वो होते हैं, आप स्पेसिफिकेशन पढ़ा रहे हो, उसमें बर्मुडा ट्रायंगल पढ़ा रहे हो, हम लाकर नहीं दिखा सकते, आपको पिक्चर दिखा सकते हैं, मे बी जितना पॉसिबल हो एनिमेटेड वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं। इन कॉन्क्रीट होता है कि सामने से देख के टच करके बच्चा देख सके। तो ऐसे बच्चे बार बार कंप्लेन करते हैं कि मैम जो भी समझा रहे हो ना प्लीज आप दिखा दीजिए, है ना, कॉन्क्रीट वो मुझे दिखा दीजिए तो मुझे समझ में आएगा, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन हम पहले ही बोल चुके हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल चुके हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल चुके हैं, ठीक है, लैकिंग है इनका। रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, कम बात करते हैं, ठीक है। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, बार बार इनको रिपीट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, ठीक है, तब जाके इनको समझ में आता है। ग्रुप एक्टिविटीज में कोई इनिशिएटिव ऐसा बच्चा नहीं लेगा, इनअटेंटिव रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। इमीडिएट रिवॉर्ड ये चाहते हैं, अगर ये कुछ अच्छा करते हैं ना आप तुरंत उनको प्रेज करो, नहीं करोगे ना तो वो गुस्सा हो जाते हैं। कुछ छोटे बच्चों वाला है कि मैंने अच्छा किया, आपने तो मम्मा को मम्मा आपने तो किया नहीं, है ना, तो ऐसे। अब तो अगर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में अगर थोड़ा सा भी आंसर दे रहे हैं ना, पूरा आंसर में भी रॉन्ग हो, कोशिश किया बच्चे ने, खड़ा हुआ ना, थोड़ा बहुत भी अगर वो सही था तो आपको उसके लिए क्लैप करवा दो, ठीक है, तो ऐसा करो। वो इमीडिएट रिवॉर्ड चाहते हैं तो वो मोटिवेटेड होंगे, हाँ, नहीं तो फिर उनको होगा मैम तो बोलती नहीं, मैं क्यों बोलूं, है ना, तो होता है ऐसा। और आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन में है, तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं आगे चल के जब आप टीचर बनोगे आपको पक्का मिलने वाले हैं, मिलेंगे ही। क्योंकि पार्शियल इंक्लूजन भी हो रहा है ना, तो स्पेशल क्लासेस अलग लगेंगी, पर कुछ क्लासेस में साथ में ही बिठाया जाएगा, स्लो लर्नर बच्चे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, या कोई डिफिकल्टी वाला बच्चा भी मिल जाएगा, लोकोमोशन जिससे हो सकता है व्हीलचेयर पे आता हो। तो अब आप जो टीचर बनोगे आप इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप में टीचर बनोगे, तो आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा आपको जरूर ही मिल जाएगा, एक या दो तीन भी मिल जाएंगे आपको, रहते हैं। आप तो प्राइवेट वाले भी कोई मना नहीं कर सकता आरटीई के बाद, है ना, और एनईपी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जब वो स्कूल में लिफ्ट लगवा रहे, सब कुछ सोचते हुए एफिलिएशन नहीं दे रहे, तो आपको जरूर ही मिलने वाले हैं। तो आपको तो थोड़ा बहुत पता ही होना चाहिए, चीजें तो पहले बीएड में पढ़ते थे हमारे टाइम पे,
ठीक है ना, कि चलो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो गए नहीं उस फील्ड में, लेकिन कोई भी गया भी तो उनका इतना नहीं था। लेकिन आप तुम सोचो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, अब इंफ्लुएंजम की इतनी बात हो रही है, अप्लाइड है, चीजें प्रैक्टिकली है, तो फिर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, आपको ये चीज मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेस फियर ऑफ फेलियर, इनको लगता है अगर मैं आंसर दूं और गलत हो गया तो मैम डांट देंगी, इसलिए बोलते नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो फियर ऑफ फेलियर इनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। पुअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो अभी हमने बोला, ठीक है, वो भी है। डूइंग थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, अपना काम करने में इनको प्रॉब्लम आती है। इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत आती है, ज्यादा देर एक जगह बैठ नहीं सकते, ठीक है, रेस्टलेस एक्टिविटीज करते रहते हैं, टैपिंग, पुलिंग, डेस्क को बचाना कंटिन्यूटी में, ठीक है, ये सब भी होता है। बोलने में दिक्कत आती है और हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव बच्चा वही होता है, देखो हर बच्चा जो हाइपर एक्टिव हो वो मेंटली रिटार्डेड हो जरूरी नहीं है, लेकिन हाइपर एक्टिव बच्चे भी होते हैं जो टिक के बैठते ही नहीं है, तुम्हारी नजरें इधर से उधर हुई, वो कहां से कहां है। ऐसा है, मेरी सिस्टर का ही बेटा है, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, 2nd क्लास में, छोटा था तो मेरी मम्मी के यहाँ जाते थे सब, नानी के घर, तो मम्मी के घर से थोड़ा ऐसे ही मतलब मेन रोड ही है, गाड़ियां बड़ी, वो 1 सेकंड में एक उसको ना गार्ड चाहिए, कोई बैठा है उसको देखने के लिए, तो इधर से उधर हुआ वो सीधा मेन रोड पे, वो एक्सीडेंट का डर है, कुछ भी डर है, इतना एक्टिव वो बच्चा, पागल हो जाते थे हम लोग उसके पीछे, कितना लगे मेरे सिस्टर को बोले वो बैठेगा ही नहीं, तुम कर दो कुछ, बच्चे को कार्टून भी देख रहे हैं, थोड़ी देर देखेगा फिर वो निकल जाएगा, फिर वो सब इधर उधर है, वो नजर बचा के कुछ और ही कर रहा होता था, बहुत ज्यादा एक्टिव। हाइपर एक्टिव बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है, और एक अगर आपको सिम्टम ये दिख रहा है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, आप तो ठीक हो गया, तो 2nd क्लास में आ गया ना, आपको छोटा था तो बहुत ज्यादा तुम 1 सेकंड तुम उसको रख ही नहीं सकती हो, ऐसा हाल था, इतना बुरा हाल था। तो ये गेट है, मेन रोड है, सबको डर, इतनी गाड़ियां आ जा रही, तुम नजर गई नहीं कि वो भाग के सीधा रोड पे, नजर गई नहीं कि भाग के सीधा रोड पे, इतना बुरा हाल है। तो उसको देखना पड़ता था 24 घंटे में, तब कि देख एक आदमी चाहिए उसके ऊपर, आप तो 2nd में चला गया, आप समझदार हो गए, तो ऐसा है। भीड़ भाड़ में उसको लेके नहीं जाते थे, तुम 1 मिनट हाथ करके तो उधर ना, भीड़ में कहां घूम जाएगा, तुमको मिलेगा भी नहीं, तो ऐसा हाल था उसका। अब इंटरवेंशन हम बार बार पढ़ते हैं ना, सॉल्यूशन, इंटरवेंशन क्या है, मेडिकली क्या है, और एजुकेशनल क्या है, दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं हमेशा। हिंदी के बुक में सबको मिल रही है चीजें, कोई अगर अलग है तो बताइएगा, फिर मैं आपके हिसाब से डिस्कस कर दूंगी। पूरी नहीं है अभी देखिए, देखो अर्ली डिटेक्शन में तो बहुत चीजें पॉसिबल है, कि अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो उसके डाइट में इंप्रूवमेंट करो, ठीक है, अगर न्यूट्रिशनल डिफिकल्टीज हो, कोई बीमारी के इनिशियल स्टेज में है तो वो करेक्शन कर सकते हो आप, सर्जरी है, मेडिसिन से, बहुत सारी चीजें हैं। अदरवाइज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगेगा, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे में और भी चीजें अवेलेबल है ना, फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिल सकती है, रेस्टलेस, मेमोरी स्पैन कम होगा, बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी तुम्हें, तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, एक से तो होगा नहीं, उसको हर चीज पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब इंटरवेंशन के तौर पे हम देख सकते हैं। जिसमें प्राइमरी केयर डॉक्टर भी लगेगा, इसको टीचर भी लगेगा, है ना, हेल्पर भी लगेगा, काउंसलर भी लगेगा, सब लगेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलना पड़ेगा ऐसे बच्चे के लिए, ठीक है। पेडिट्रिशियन जो डॉक्टर है बच्चों के, वो भी लगेंगे, डॉक्टर हम बोल ही रहे हैं, वो भी लगेंगे, साइकोलॉजिस्ट भी लगेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट भी लगेंगे, एजुकेटर्स भी लगेंगे, टीचर भी लगेगा, हर कोई लगेगा, क्योंकि अलग अलग फील्ड में डिफिकल्टी है इनको, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत कुछ आ जाता है, हाँ, काउंसलिंग में भी बहुत कुछ काउंसलिंग में बहुत कुछ आ जाता है, अदर डॉक्टर्स की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन अगर उस टाइम में ना कोई बीमारी की वजह से डिफिकल्टी है या कुछ तो लगेगा, उसके साथ काउंसलर के साथ ना साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट तो ऑलमोस्ट समझो साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है वही काम, जो एमए साइकोलॉजी वगैरह करते हैं ना वही काउंसलर बनते हैं, तो काउंसलर कर लेता है बच्चों के केस में, तो जितना है अगर ऐसा कुछ इशू है तो मतलब वो प्रोसेस होती है वो डॉक्टर से डिस्कस होती है। हाँ, वो तो पूरी टीम है ना, फिर आपस में सबको एक दूसरे से डिस्कस करना पड़ेगा,
इंक्लूसिव सेटअप में जो नॉर्मल टीचर है और जो स्पेशल टीचर है, आपको आपस में कंबाइन करके चलना पड़ेगा कि टेस्ट कैसे बनेगा बच्चे का, आप बताओ, है ना। आपके जो स्पेशल आप ट्रेनिंग दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट है। हमारे नॉर्मल बच्चों का पेपर तो उस बच्चे के लिए जाएगा नहीं ना, उस बच्चे के लिए तो अलग से ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको एज अ टीम डिस्कस करनी पड़ेगी चीजें, तो अब जाके बच्चे के लिए पेपर बनाना नहीं, थोड़ी आप अपना अपना बना रहे हो, अपना अपना पढ़ा रहे हो, आप अपना अपना पढ़ा रहे हो, तो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर डिस्कस करना पड़ेगा, प्रॉपर पेपर बनाना पड़ेगा, बाकी सब चीजें होती है। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में देखो जाए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपको ऑक्यूपेशन जॉब होता है, ठीक है। ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आप दे सको जहां ये ड्रॉ कर सके, रीडिंग राइटिंग थोड़ा थोड़ा कर सके, ताकि ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब रिजर्व भी है। अगर थोड़ा थोड़ा आप कुछ कर सकते हो, मैंने बार बार बोला, आप बैंक के उसमें चले जाओ, मे आई हेल्प यू वाले काउंटर में मोस्टली आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, या फिर इनको मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन होता है। वो आपको शीट मांगोगे, आप फॉर्म मांगोगे, फॉर्म उठा के दे देंगे, इतना तो कर देंगे, ठीक है। उनके फॉर्म दो तीन ऐसे सेक्शन में बटे हो, तुमको पता हो फर्स्ट वाला इसका है, सेकंड वाला इसका है, थर्ड वाला इसका है, वो ऐसे टच करते हैं, निकाल के दे देते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी गवर्नमेंट वाले सेक्टर्स में रिजर्व है जॉब। कॉलेज में भी होते हैं ऐसे लोग, कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज से तो बिल्कुल होगा, मैंने तो बोला ना प्राइवेट वालों को इतना, लेकिन गवर्नमेंट ने अब तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ कुछ कंपल्शन डाल दिया है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो हमारे ये रूल्स मानने पड़ेंगे वाले। हॉस्पिटल्स में भी होते हैं जो पर्चियां बना के देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला आराम से कर ही सकता है उस काम को, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। वो नॉर्मल चेयर पे बैठते हैं, अपने व्हील चेयर पे बैठते हैं, काम तो उनको भी आता है, बिल्कुल। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अगर थोड़ा थोड़ा हम स्किल उनको डेवलप करा सके किसी किसी चीज के मामले में, तो ऑक्यूपेशन उनको जॉब तो मिलेगी, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो एक इंटरवेंशन उपाय ये भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ट्रेनिंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनको स्किल्स सिखा सकते हैं जो थोड़ा बहुत अच्छा है। देखो बिल्कुल जो 24 डिपेंडेंसी वाला है उसको आप नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे जो थोड़ा बेटर है, ठीक है, जो एवरेज आईक्यू से कम रखता है, ठीक है, ऐसे वालों को तो आप थोड़ा बहुत सिखा सकते हो ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके आप कुछ करवा सकते हो उनको। उसके बाद आते हैं म्यूजिक एंड आर्ट थेरेपी, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है, ये रिलैक्स करेंगे, हैप्पी रहेंगे, ठीक है। जो चिड़चिड़ाई के एग्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो सब, उसके लिए म्यूजिक एंड आर्ट थेरेपी हम कर सकते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं बाहर की चीजें। तो मान लो अगर एक में दिक्कत आ गई है तो दूसरे से तीसरे पे फोकस करो, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कराओ जो एक सेंस ऑर्गन अगर नहीं परसीव कर पा रहे तो दूसरे तीसरे से समझ के बच्चा कर सके, या वो इंडिविजुअल है वो कर सके, ठीक है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब मल्टीपल सेंसेस का आप यूज करा के उस काम को करवा सकते हो। नेचुरली भी होता है ना कि मतलब जब एक सेंस काम करना बंद हो जाते हैं तो बाकी एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल। और जैसे हमने बोला था कि सिर्फ टीचर बोलता रहेगा तो तुम लोग बड़े बच्चे छोटे बच्चों को इतना कंटिन्यू बोलते रहो, उनका तो कंसंट्रेशन ही खत्म हो जाएगा, वो अटेंशन देना ही बंद कर देंगे। तो मल्टीपल, अब तो सेंस में मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, एक ही सेंस ऑर्गन का यूज हो रहा है, एक ही सेंसरी ऑर्गन वो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चार्ट मॉडल भी दिखाऊं बच्चे को, साथ में समझाऊं, तो विजुअल भी हो रहा है, हियरिंग भी हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है। इंडिविजुअल थेरेपी, हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल थेरेपी हम करवा सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी में क्या आएगा, जो इंडिविजुअल है उसकी फैमिली के लोगों को बुला के भी काउंसलिंग करना, उनको समझाना कि ऐसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे आप उनका कॉन्फिडेंस अप कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो उनके स्किल्स की डेवलपमेंट, तो फैमिली थेरेपी या काउंसलिंग हम इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल थेरेपी है क्योंकि फैमिली सारे टाइम उनके साथ रहती है, सीखने को मिलता है, उनको भी पहले से थोड़ी पता होता है। और फैमिली में पहला बच्चा ऐसा है, उनको कैसे पता होगा कि इनको कैसे डील करना है, तो उनके लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब एजुकेशनल इंटरवेंशन में देखिए, ये तो सब था मेडिसिनल था, वो था मेडिकल था, ठीक है, काउंसलिंग वाइज था, बाकी था। अब देखिए एजुकेशनल में क्या करना है, एजुकेशनल इंटरवेंशन में क्या करना है। एजुकेशनल इंटरवेंशन, एजुकेशनल इंटरवेंशन,
एजुकेशनल में आप क्या कर सकते हो, आपकी क्लास में अगर ऑलरेडी एक ऐसा बच्चा है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप जब उस बच्चे को डालोगे ऐसे ग्रुप के बच्चों में डालो जो हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है। ठीक है, ऐसे कुछ बच्चे जो बुली करने वाले हैं, आपको पता है कि इस चीज से बनती नहीं है, तंग करता है, ठीक है ना, फिर आप उसको उस ग्रुप में डाल दोगे तो उसके लिए अच्छा नहीं है। सब बच्चे एक से नहीं होंगे, तुम कितना भी कर लोगे, है ना, फैमिली एनवायरनमेंट रहता है, खाली टीचर के भरोसे ही बच्चे थोड़ी है। टीचर तो सबको अच्छा ही बात सिखा रही है, 30 बच्चों को सब क्या एक जैसे हो रहे नहीं ना, हर एक अलग अलग फैमिली से आ रहा है, बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका तो इफेक्ट रहता है कहीं ना कहीं। तो प्रॉपर ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन एज ए टीचर आपके लिए करना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, जो सीवियर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट जिन बच्चों में है स्पेशली उनके लिए और बाकियों के लिए भी आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रुपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअलाइज हेल्प, ऑब्वियसली टीचर को इंडिविजुअलाइज हेल्प प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी ऐसे बच्चों को, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, कोशिश करो ऐसा बच्चा जो पढ़ रहा है वो करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद एडेप्टेशन ऑफ द करिकुलम, करिकुलम जो नॉर्मल बच्चों के लिए है उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, वो बच्चा नहीं तो ये मल्टीपल मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा उसको ग्रैब नहीं कर सकता, मतलब ही नहीं है। तो ऐसे जैसे मैं बोला कि क्वेश्चन पेपर बन रहा है तो उसमें आप चेंज करोगे ना, वो बच्चे के लिए सेम तो नहीं दे दोगे, है ना। तो जाहिर सी बात है वो तो बच्चा जब आपको पता है ऑलरेडी बच्चा मेंटली रिटार्ड है, आईक्यू लेवल लो है, फिर उसको उसी 30 बच्चों वाला पेपर देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उसके माइलस्टोन्स अलग है ना, उसकी क्राइटेरिया अलग है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम डेफिनेटली हम करना पड़ेगा, हमें बिना फ्लेक्सिबल करे हम एकदम रिजिड सबके साथ तो उसको नहीं लेके चल सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है करिकुलम। रेडीनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, रेडीनेस प्रोग्राम क्या होता है, रेडीनेस टू लर्निंग हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अगर आपको याद हो। रेडी टू लर्न, पहले बच्चे को इतना मोटिवेट क्यूरियस करो तो सीखने के लिए तैयार हो, पहले से बच्चे पढ़ने सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, 1 घंटे एक जगह बैठ नहीं सकते, रेस्टलेसनेस, इनअटेंटिवनेस है, कंसंट्रेशन की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो पहले तुम इनको एंजॉयमेंट इनको वो कराना पड़ेगा, वो क्यूरियोसिटी आनी पड़ेगी इनके अंदर कि पढ़ो बहुत मजेदार है, लर्निंग अच्छी होती है, लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है, तब जब ये समझेंगे ना तो बैठेंगे समझेंगे। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। ग्रेडेड करिकुलम, ठीक है, एवरेज चिल्ड्रन से स्लो होते हैं तो इनका करिकुलम, ठीक है, ग्रेडिंग जो है वो लो होती है, तो उस हिसाब से इनको करना पड़ेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल में आपको तो एक फ्लेक्सिबिलिटी से चलना पड़ेगा, लर्निंग मटेरियल भी इनका अलग होगा, क्वेश्चन पेपर भी अलग होगा, ठीक है, चेकिंग क्राइटेरिया भी अलग होगी, ऑब्वियसली, ठीक है, तो देखना पड़ेगा। हो सकता है बाकी बच्चों के लिए आपने एक नंबर के एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स दिए, अब ऐसा बच्चा है जिसके लिए एक में आपको 2 नंबर देने पड़ रहे हैं, होगा बिल्कुल, जो बच्चा आईक्यू से लो है ना वो 2 नंबर वो कर ले तो वही बहुत है ना, पासिंग तो फिर भी, और बाकी चीजें तो आपको बाकी क्राइटेरिया के साथ ही लेके चलना पड़ेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। रिपीटेशन, ऑब्वियसली ये तो है ही सब में, रिपीटेशन, स्लो लर्नर है भूल जाता है, उसको क्या करना है, उसका ऑप्शन क्या है, बार-बार रिपीट करवाते रहो एक ही चीज को, तो बच्चा कुछ करेगा। ठीक है, नीड बेस्ड करिकुलम, नीड बेस्ड करिकुलम में ऐसे बच्चों को स्कूल में सेल्फ केयर करना सिखाना, सोशल ट्रेनिंग, ठीक है, सेंसरी ट्रेनिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल्स, ये सारे, ठीक है, स्कूल में सिखाना है। पीयर ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग, उसका कोई हो सकता है बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया हो, ठीक है, तो आपने सिखा दिया, फिर उसको बोलो कि अपने फ्रेंड से भी तुम सीखो, और वो अगर बहुत प्यार से उसको सिखा रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। पीयर ट्यूटरिंग, बच्चा आपसे हो सकता है एकदम घुल मिल ना पाए, ठीक है, कितना कोशिश करने के बाद भी कभी बच्चे नहीं खुलते हैं टीचर के साथ, इन फ्रेंड्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, सेम एज ग्रुप के रहते हैं बच्चे, बात कर लेते हैं, तो पीयर ट्यूटरिंग इस केस में बहुत हेल्पफुल रहता है। रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग, रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग मतलब मेन स्ट्रीम में पहले क्या चल रहा था कि स्पेशल बच्चे अलग, नॉर्मल बच्चे अलग, रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग मतलब मेन स्ट्रीमिंग को हम रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम नॉर्मल क्लासरूम में लाके बिठा रहे हैं सो दैट दे कैन फील दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, इसलिए रिवर्स मेन स्ट्रीमिंग बोला जाता है इसको। उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, डेफिनेटली वो बच्चा, ठीक है, बाकियों से हटके ही है, तो जितना भी आप उसके लिए प्रोग्रामिंग करोगे, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, जितना बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उससे आपको करिकुलम रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर आपको लो लेवल का रखना पड़ेगा, चेकिंग क्राइटेरिया भी आपको अलग रखनी पड़ेगी, तो टोटली इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, उस बच्चे के लिए सब कुछ ही बिल्कुल अलग अलग प्लान करना पड़ेगा आपको उसके लिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप कंप्यूटर पे वीडियो, एनिमेटेड वीडियो, बाकी चीजें ये सब दिखा सकते हो, जितना हो सके आप टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हो। बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक इनको सिखानी है, ठीक है।
बिहेवियर मैनेजमेंट सिस्टम में ठीक है, छोटे बच्चों को आजकल वो सिखाते हैं उनको मूवी टाइम, ठीक है, उनके स्कूल में थिएटर वगैरह होता है, ऑडिटोरियम होता है, तो मूवी चलाते हैं, तो उसमें टोकन बना के देते हैं कि अपना टोकन टीचर को दिखाओगे, नर्सरी में कराते हैं बच्चों को, मेरे बच्चों को कराया था, मेरे बेटे को कराया था, मुझे टोकन से टोकन देते हैं, फिर वो एंट्री करते हैं कि बिहेवियरल सिस्टम क्या, बाहर सोसाइटी में जाओगे आप अपना टिकट खरीदना पड़ता है, मूवी देखने के लिए टिकट शो करते हो तो आप मूवी देख सकते हो, तो ये सब टोकन सिस्टम और बाकी चीजें सिखाते हैं ऐसे बच्चों को भी कि बाहर जाए सोसाइटी में थोड़ा बहुत तो अडॉप्ट कर सके, ठीक है। टोकन सिस्टम है टाइम आउट, कि इतना टाइम है, अगर आपको बोला जा रहा है आपका टाइम आउट हो गया, ओवर हो गया, तो आपको हट जाना है, ठीक है, ये नहीं कि जिद कर दी है वहां पे, तो ये सब चीजें भी सिखाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी स्किल्स और हम सिखा सकते हैं इनको, क्लीनिंग वगैरह की, जैसे स्कूल आ रहा है बच्चा, ऑब्वियसली जो आपकी हेल्पर है स्कूल की वो क्लीन करके ही रखते हैं डेस्क, लेकिन ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए ठीक है, एक कपड़ा हो सकता है डेस्क पे रखा हो, जो बच्चे को बोलो कि रोज आकर अपना डेस्क एक बार क्लीन करो, वो स्किल्स है जो आप सिखा रहे हैं जिससे बच्चा सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, या अपना थोड़ा बहुत काम बच्चा करना सीखे, क्लीनिंग है बाकी चीजें हैं, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है, हम उनको सिखा सकते हैं। कुकिंग स्किल्स और बाकी सब चीजें, जैसे कुछ एक्टिविटी अगर हो रही है स्कूल में, कुकिंग विदाउट फायर वगैरह कराते रहते हैं स्कूल वाले, सब ये छोटी छोटी चीजें तो बच्चा बना सकता है ना, ऐसे बच्चे भी कोशिश कर सकते हैं। आग वाग में तो जलने का डर रहेगा, कुकिंग विदाउट फायर में ठीक है ना, सैंडविच बनाना, छोटी छोटी चीजें बनाना, ये सब बच्चा स्कूल में भी सीख सकता है, क्योंकि आजकल नॉर्मल बच्चों को भी कराते ही है, तो वो भी सीख जाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन का टॉपिक ओवर होता है, बाकी मैं हिंदी की बुक में देख रही हूँ कि कहीं कोई दिक्कत या कुछ अलग तो नहीं है लाइफ। सेरिब्रल पल्सी निकाला है, ये तो उसमें चला गया। बाधिता के कारण भी सही दे रखे हैं, ठीक है, संक्रमण ये सारा हमने जो पढ़ा, ठीक है, दोषपूर्ण ये वातावरण नहीं, समस्याएं मानसिक शैक्षिक, ठीक है, स्किल्स की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, बिल्कुल सही दे रखा है। सुविधाएं क्या क्या है, अनुकूल पाठ्य व्यक्तिगत शिक्षा जो क्या है वो, फर्स्ट में डिस्कस किया था, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है नॉर्मल बच्चों को स्पेशल बच्चों के साथ लेके पढ़ाना, उसी को बोलते हैं कि समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ, बिल्कुल ठीक है, यही होता है। साथ में दोनों को लेके चलना है, दोनों बच्चों को साथ में, हाँ, दोनों बच्चों को साथ में लेके चलना है, डिपेंड करेगा कि उसकी डिसेबिलिटी किस रेंज की है। अगर मैंने बोला जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, बच्चा चलने में असमर्थ है, या एक पैर से उसको वो जो हेल्पिंग उसकी जरूरत पड़ती है उससे चलते हैं बच्चे, जब एक पैर में दिक्कत होती है, अगर ऐसा कुछ इश्यू है तो वो तो सारी क्लासेस नॉर्मल कर सकता है, बस खेल नहीं सकता गेम्स वगैरह, है ना, तब तक आप उसको इंडोर गेम्स खिला सकते हो। लेकिन अगर मेंटल रिटार्डेशन है, या ज्यादा ब्लाइंडनेस का लेवल बहुत ज्यादा है, या कंप्लीटली ब्लाइंड है, या हियरिंग इंपेयरमेंट बहुत डेफ एंड डम बच्चा है, तो उनके लिए तो सारी क्लासेस एक साथ नहीं लगा सकते, फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ी क्लासेस साथ में चलती है, थोड़ी क्लासेस उनके स्पेशल एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, ऐसे होता है। और करिकुलम तो ऑब्वियसली आप रिड्यूस करके चलोगे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ये तो बोलने की बात है ही नहीं, उनका लग रहा है, ठीक है, तो पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि उनको फील हो कि हम भी इसी सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि हम उसको बचपन से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, एक बार डिफरेंट कर देते हैं कि आपका स्कूल भी अलग है, फ्रेंड्स भी अलग है, सब अलग हैं, आप नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं हो, नॉर्मल लोग जैसे नहीं हो, ठीक है, तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्टॉप करती है चीज बचपन से। अमूर्त को मूर्त रूप से प्रस्तुत करना ही वही, कॉन्क्रीट को एब्स्ट्रैक्ट को भी बच्चे बोलते हैं ना कॉन्क्रीट की तरह पढ़ाओ, तो बाकी सब चीजें ठीक है। पुनर्बलन देना रीइंफोर्समेंट है, ये सृजनात्मक है, ये क्रिएटिव वर्क कराओ उनसे कुछ भी, ड्राइंग ड्राइंग ठीक है, ये सब चीजें आर्ट। पुनरावृत्ति में बोला रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है, तो सब है चीजें दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर का रोल क्या क्या है, छोटी छोटी उपलब्धियों पे पुनर्बलन, छोटी कोई चीज करे तो रिवॉर्ड, मैंने बोला ना मोटिवेट करो, क्लैप करवाओ, सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सेरिब्रल पल्सी आपका लोकोमोटर वाले में आ गया, ठीक है, अभी देखिए, ठीक है, बाकी सब दे रखा है, अच्छे से दे रखा है, हिंदी में भी अच्छे से दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर, लोकोमोशन मतलब चलना फिरना,
मूव करना, मूवमेंट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी है और मल्टीपल डिसेबिलिटी। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड अभी तो आएगा ही इसके बाद से, ठीक है, समझाऊंगी मैं उसको। लोकोमोटर मतलब चलना फिरना, मूवमेंट में दिक्कत आना, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। हो गई बातें? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है? पैरालिसिस हो सकती है, मसल की वीकनेस हो सकती है, पुअर कोऑर्डिनेशन जिसमें से जब भी मूवमेंट होंगे हाथ पैर हिलता रहता है, ठीक है, प्रॉपर्ली नहीं हो कर पाते हैं, सेंसेशन लॉस, सीजर्स, वो फिट्स आते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, मिर्गियाना जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। बार बार कंफ्यूजन हो सकता है, उसको समझ में ना आए, पेन हो सकता है मसल्स में बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑल्टर्ड लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको समझ नहीं आती चीजें, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत सारी चीजें होती है। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ बहुत रेयर डिजीजेस होते हैं जिसकी वजह से होती है ये चीजें। इसके आगे हम देखेंगे कॉजेस क्या क्या है। न्यूरोलॉजिकल रीजंस का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम हमारा, इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है जिसको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलते हैं जिसको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मेनली जब हमारे नर्वस सिस्टम की किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही होती है तो ऐसी डिजीजेस हो जाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है उससे रिलेटेड नर्व्स निकलती है जो, ठीक है, उसमें कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, ठीक है, तो हो सकता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, इसमें हो सकता है चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो इसमें हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, और क्रोमोसोमल अब्रप्शन भी हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है आपका, जैसे बैठने के पोस्चर वगैरह से स्पाइनल कॉर्ड में बहुत फर्क पड़ता है, ये बोलते हैं ना। तो अगर इसमें कोई वैसा अगर पोस्चर बहुत ज्यादा खराब है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इशू हो, उसकी वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब बहुत मैटर करता है चीजें, ठीक है ना, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी आपको। मेरा बेटा बोलता है, कुछ बच्चे है ना वो बैग्स को ना पीछे रख के ऐसे बैठ जाते हैं, मैम ने मुझे बता रहा था, लेकिन स्कूल में मैम ने डांटा, कहने मम्मा पता है दो बच्चों को बहुत डांट पड़ गई, क्यों डांट पड़ गई, वो अपना बैग में से पीछे रख के, नीचे ना रखना पड़ेगा वैसे, पता नहीं क्या था, तो ऐसे रख के बैठे हुए थे, तो मैम ने उसको डांटा, कह रही मम्मा उससे क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, मैं रखना ही नहीं है बैग, या तो साइड में होती है उसमें रखो, नीचे होता है डेस्क उसमें रखो, नहीं आ रहा है बच्चों का बैग भी आजकल इतना बड़ा बड़ा होता है, डेस्क के नीचे की जगह पे आता नहीं, मतलब नीचे रख लो, बैग गंदी होगी धोना मम्मा को है, तुम्हें पीछे रख के बैठोगे ना, ये पूरा बैकबोन है, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर तुम रोज हैबिट में बैठ रहे हो बैग को ऐसे लेके, तो तुम्हारा तो बैकबोन में प्रॉब्लम आनी ही है। और चीजें क्या मतलब कुछ बच्चों की सफाई से इशू होता है, सफाई की तो तुम स्पाइनल कोड थोड़ी कमा दोगे, धोना तुम्हारी मम्मी को है, तुमको थोड़ी धोना है। उस चीज के चक्कर में इंसान ना अपने आप को जला तक लेता है, गलत बात है। तो एज अ टीचर ये सब चीजें तो देखनी है, बच्चों को समझाना है ना। अगर आप जाते हो स्कूल, अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा गलत पोस्चर में बैठा हुआ है, गलत कुछ है, तो आपको समझाने की आपका काम बनता है ना, आपको बोलना है, बताना है वो गलत चीज है। किसी की मम्मी कह रही है आज तो बैग गंदा कर लाया कुछ ऐसे भी पागल होते हैं, नहीं सही में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं सोच, क्यों पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये चीज नहीं पता, बैकबोन जरूरी पर बैग जरूरी है। आपको बताओ ना कि हाँ बच्चे को ये इशू है तो मारेंगे ही, देखेंगे नहीं, हमारे ये तो नॉर्मल है, ये कोई डिसीज ही नहीं है, ऐसे भी लड़ जाते हैं।
उसको फायदा नहीं। देखो पेरेंट्स तो वही है, तो बच्चे का अकेले टीचर क्या कर लेगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ एज ए टीचर आप कभी वो मत करना, आप बोलो तो कोशिश तो करो, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन थोड़ा जो आपके हाथ में है वो तो अपनी ड्यूटी से कभी इंसान को करना नहीं चाहिए, वो तो करो आप, जो आपके हाथ में है वो तो करो। ठीक है, इन्फेक्शन लाइफस्टाइल हो सकता है, मैंने बोला जो बैठने का पोस्चर है ऐसा कुछ है। ठीक है, कॉर्ड में इंजरी हो सकती है, नर्व में इंजरी है तो हो सकती है, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट इंजर्ड या इफेक्टेड हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से डिसऑर्डर का टाइप अलग-अलग होता है। मैम वो तो टेंशन की वजह से भी हो सकता है ना। टेंशन की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं हो सकता है। हां, वो है तो टेंशन से स्पाइन कैसे दबेगी, मतलब वो ब्रेन की नस वगैरह दब जाती है ना। वो तो देखो तुम टेंशन करोगे बीपी हाई होगा, है ना, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, रप्चर हो जाएगा ब्लड वेसल ब्रेन में, अगर ब्रेन का ब्लड वेसल रप्चर हो गया या ब्लीडिंग होना शुरू हो गई तो फिर अलग लेवल की चीज हो गई, वो तो अलग है। ठीक है, लेकिन उससे रप्चर वैसे नहीं होगा। बीपी हाई हो गया तो आर्टरीज में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड तो फट जाएगा, फट जाएगा। अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा बीपी है तो बीपी से डरते क्यों है, डर नहीं, क्या बात है, चलो बीपी है नॉर्मल, ऐसा नहीं है। जब बीपी हाई हो जाएगा ना तो प्रेशर जो आर्टरी से पड़ता है, ब्लड ट्रेवल करता है ना आर्टरी से वेन्स में, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वो फट जाएगा। लोहे का थोड़ी है, स्टील का थोड़ी है, नॉर्मल है ना, ठीक है, तो वो फट जाएगा। रप्चर हो गया अगर मतलब ब्रेन है, ब्रेन की आर्टरी जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहां ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो ये सब चीजें तो अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। देखो ब्रेन का लेते हैं हम, पहले ब्रेन का लेते हैं, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर देखेंगे कि कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है तो कैसे दिक्कत होती है। ब्रेन का ब्रेन में हमने बोला था डिफरेंट लोब्स होते हैं, जो साइट को कंट्रोल कर रहा है, हियरिंग को कर रहा है, स्मेल को कंट्रोल कर रहा है, अलग अलग सेंस ऑर्गन से गए हुए डिफरेंट लोब्स है। तो इतना लोब के नाम पे भी डायरेक्ट जरूरत है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल है, लोब जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड। ब्रेन डिसफंक्शन अकॉर्डिंग टू टाइप, ठीक है। अब टाइप अगर, ठीक है, अफेशिया बीमारी का नाम है, अफेशिया अगर आपको है मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत हो रही है, डिस्ग्राफिया है तो राइटिंग में दिक्कत होगी, ठीक है, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट किसको कंट्रोल कर रहा है। अगर स्पीच वाला इफेक्ट हो गया, ठीक है, तो डिसआर्थ्रिया हो सकता है, अप्रैक्सिया होता है जो पैटर्न ऑफ सीक्वेंस और मूवमेंट में दिक्कत आती है, अग्नोसिया होती है जिसमें थिंग्स और लोगों को पहचानने में दिक्कत आती है, और अमनेसिया में मेमोरी इफेक्टेड होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है, और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्रेनियल नर्व होता है मतलब ये ब्रेन से जो साइड में नर्व निकल रही होती है, ये ब्रेन अगर है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है वो क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे डिफरेंट नर्व्स ऐसे नर्व्स निकल रही है, ठीक है, तो ये होती है स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल नर्व से, और ये ब्रेन से जो निकलती है वो है क्रेनियल नर्व, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। नहीं ये तो मैंने वैसे ही बना दिया, वो तो यहाँ भी नहीं है, समझाने के लिए बना दिया। मैम तो इंग्लिश में ना वो तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं। एपिलेप्सी भी हो सकता है, ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, पार्किंसन डिजीज, मूवमेंट में जर्की मूवमेंट, हिलती डुलती मूवमेंट, उसमें आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, हैंड आई लेग आई का कोऑर्डिनेशन नहीं है, मैम जो कंटिन्यू मिलते रहते हैं वो पार्किंसन डिजीज, ठीक है, जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस दोनों में ही दिक्कत आ रही है, सेंट्रल में भी आ रहा है, किनारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसको पार्किंसन डिजीज हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिजीजेस, सिंड्रोम है, बहुत सारे डिजीजेस हैं। नार्कोलेप्सी होती है जिसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, नार्कोलेप्सी में जिसमें मेनली आपको सेरेब्रल पल्सी जो हिंदी में दे रखा है ना, डिटेल में वही पढ़ना है एक्चुअली हमें। सेरेब्रल पल्सी शुरू हुआ था वहां खत्म, ज्यादा नहीं दिया।
तो आएगा लॉन्ग में, तो लोकोमोटर भी आता है, तो थोड़ी लोकोमोटर लॉन्ग में नहीं आएगा। बहुत छोटा साइज में तो वो तो लर्निंग डिफिकल्टी है, वो तो अलग टॉपिक चला जाएगा। वो अलग है, लर्निंग वाले आ रहे हैं। देखो यहाँ पे इतना है, आपको थोड़ा बहुत इंट्रो देना है कैसे कैसे बीमारियां होती है, फिर सीधा आ जाओ सेरिब्रल पल्सी पे। मैम आप बस बता दीजिए, ज्यादा नहीं करना है इसको। अब सेरिब्रल पल्सी भी इसमें इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा दे रखा है, इंग्लिश में भी बहुत केमिकल टर्म, सॉरी मेडिकल टर्म में चला गया, इतना मेडिकल टर्म नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, सेरिब्रल पल्सी क्या होती है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे, ये सब लिखना जरूरी है, उसके टाइप्स लिखने जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे ये भी दे रखा है, देखो सेरिब्रल पल्सी है पेज नंबर 53 पे ना, तो 54 में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल पल्सी भी दे रखा है। ठीक है, इतना मेडिकल उसमें जाने की जरूरत नहीं, आप टाइप्स काट सकते हो, आप टाइप्स काट सकते हो। ठीक है, सेरिब्रल पल्सी लिखेंगे। ब्रेन और नर्वस सिस्टम जब इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट ही होता है ऑब्वियसली ब्रेन। ठीक है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसऑर्डर्स आपके बॉडी में हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेरिब्रल पल्सी, या पूरा नाम है सेरिब्रल पैरालिसिस, पैरालिसिस। ठीक है, सेरिब्रल पैरालिसिस हम इसको बोलते हैं। इसमें मूवमेंट, लर्निंग, हियरिंग, रीडिंग, थिंकिंग, हर चीज में दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, द रिजल्टिंग इम्पेयरमेंट फर्स्ट अपीयर अर्ली इन लाइफ। ठीक है, सेरिब्रल पल्सी की वजह से अगर डिफिकल्टी आई है ना बच्चे में, तो बीमारी है वो अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में ही डिटेक्ट मतलब हो जाती है, दिखना शुरू हो जाएगा आपको सेरिब्रल पल्सी। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोई बीमारी नहीं है, उसकी वजह से 4 बीमारियां आपको हो जाती है, जैसे एड्स को बोला जाता है। एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स कोई बीमारी नहीं है। एड्स आपकी बॉडी का एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपका इम्यून सिस्टम इतना लो हो जाता है कि आपको हर टाइप की बीमारी आपको हो जाती है। इवन जब लास्ट स्टेज में होता है ना इंसान, वो खांसी जुकाम से भी मर जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका इतना वीक है कि उसको नॉर्मल खांसी और जुकाम ही उसको इतने लेवल का नुकसान पहुंचा देगा ना, उससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो एड्स कोई इटसेल्फ इट्स नॉट अ डिजीज। ठीक है, आपके ये अब डिजीज नहीं, ये कंडीशन है बॉडी की, इसमें इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है कि आपको हर तरीके की बीमारी लग जा रही है, हर तरीके की बीमारी, हर तरीके की। ठीक है, तो ऐसा ही सेरिब्रल पल्सी भी कोई अपना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एक नर्वस सिस्टम की एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स, डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये और मोटर फंक्शनिंग को ज्यादा इफेक्ट करता है, ये चलने फिरने वाले स्किल्स को। ठीक है, स्टेबल एंड नॉन प्रोग्रेसिव। ठीक है, चेंज नहीं होता, ये कंडीशन चेंज करना आसान नहीं है। अगर सेरिब्रल पल्सी हो गई तो कोई बोलेगी ठीक हो जाएगा सर्जरी से इससे, ठीक है नहीं, वो चीज नहीं होती। ऐसे ही पार्किंसन डिजीज है, ठीक है, ये सब भी जल्दी ठीक नहीं होती, मतलब नहीं डिजीज का ना, ये तो सेरिब्रल पल्सी की हम बात कर रहे हैं। सेरिब्रल पल्सी ये कंडीशन कैसे नर्वस सिस्टम और ब्रेन बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहता है। नहीं होते इसमें, जीरो समझ लो, इन्फेंसी और उसमें ही देखना शुरू हो, क्योंकि कंडीशन ये मल्टीपल चीजें हो रही है इसमें, एक कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं जिसको सर्जरी करके ठीक कर दिया जाए, नहीं एड्स की जैसे कुछ है ही नहीं, वो कंडीशन है, जो कंडीशन है ना वो तो मल्टीपल चीजें है, तो क्या क्या ठीक करोगे, एक करोगे दूसरा इफेक्ट करेगा, दूसरा करेगा तीसरा करेगा, तो ऐसे है, तो उसमें बहुत मतलब ना के बराबर चांसेस है, ये कंडीशन नहीं सुधरती है जो है। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, खराब और हो जाएगी, बल्कि तुम्हारे चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक नहीं होता है। कॉजेज एंड रिस्क, ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम पे सर्टेन पार्ट्स में ही डिफिकल्टीज हो जाती है, इसमें इन्फेंसी या चाइल्डहुड में ही आपको डिटेक्ट हो जाएगा अगर सेरिब्रल पल्सी है तो। ठीक है, अर्ली इन प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये शुरू हो सकती है। ठीक है, ये चीज हो सकती है। ब्रेन इज जस्ट, जब बेबी का ब्रेन बन ही रहा है ना तभी ये प्रॉब्लम आ सकती है, जब बेबी मदर वूम में है बिफोर बर्थ भी ये शुरू हो सकती है सेरिब्रल पल्सी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं।
मदर की बिल्कुल उसके मेडिकेशन है, कंडीशन है, सब कुछ डिपेंड करता है। ब्रेन जब बन रहा होता है तभी उसके ब्रेन में डिफेक्ट आ सकता है। आजकल तो वो है कि चलो पता चल जाता है, अगर ऐसी कुछ एबनॉर्मलिटी है तो डॉक्टर पहले बताता है, तो बेबी को अबॉर्ट तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डैमेज है ऐसा बच्चा, फिर लाइफ लॉन्ग कैसे, ना उसको सर्वाइव करने में भी मुश्किल है, बाकी सबको भी है। क्या हुआ? जैसे आप बोल रहे हो कि अबॉर्ट वो करने नहीं देते होंगे ना? नहीं क्यों नहीं देते? अगर डॉक्टर खुद बोल रहा है कि इसकी सेरेब्रल पल्सी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, आगे चल के बच्चा बिल्कुल भी नहीं वो कर पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे केसेस में करता है डॉक्टर लीगली वो पूरा मतलब चेक वगैरह करते तो हाँ, जब उनको पूरा श्योर हो जाए सारे टेस्ट में कि जो होने वाले बेबी को ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पता चल जाता है, आजकल तो पता चल जाता है, वो लीगल है, वो लीगल। ठीक है, नहीं ये तो लीगल है। अगर बच्चे डॉक्टर अगर बीमारी का लेवल इतना ज्यादा है, जिसकी ग्रोथ पे रुक जाती है ना उनको भी मना करते हाँ तो फिर वो वैसे में भी कभी कुछ वो नहीं है ना, हाँ कुछ फायदा नहीं है। फिर बनने भी लगती है तो वो भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें डॉक्टर को खुद ही पता है कि मदर के लिए हार्मफुल हो जाएगा, या मदर के लिए रिस्की हो जाएगा, या बच्चे के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा आफ्टर बर्थ भी। ठीक है, तो फिर पहले ही टर्मिनेट करा देते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लीगल होती है सारी चीजें, डॉक्टर ही जब बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी कभी बच्चे को सेरेब्रल पल्सी प्रेगनेंसी में ही हो जाती है अंदर, पर मंथ्स और इयर्स लेटर तक भी कभी तो डिटेक्ट हो जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, चाइल्डहुड तक रुकना पड़े, इन्फेंसी में ना हुआ तो चाइल्डहुड थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा तब डिटेक्ट हो रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक है, और बर्थ के साथ ही जो सेरेब्रल पल्सी होती है इसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल वर्ड का मतलब ये है कि बर्थ के साथ साथ ही वो चीज आपकी चल रही है। ठीक है, अब 4 टाइप के ब्रेन डैमेज की वजह से ना ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। ब्रेन डैमेज में कौन कौन सा पार्ट डैमेज होता है? तब डैमेज टू द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में व्हाइट मैटर एक होता है पार्ट, ठीक है, अगर उसमें डैमेज है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसको एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, डेवलप ही नहीं प्रॉपर हुआ, जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए ना ब्रेन का, वो हुआ ही नहीं है। ब्लीडिंग इन द ब्रेन किसी भी रीजन से, ये तो बाद में भी हो सकता है, ठीक है, इंजरी से हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ब्लीडिंग इन द ब्रेन हो गई तो सेरेब्रल पल्सी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन, ये तो टाइम ऑफ बर्थ भी हमने बोला, ठीक है, कि अगर कॉर्ड लिपट जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जब आफ्टर एक्सीडेंट कोई ऐसा बड़ों के साथ भी हो सकता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा बहुत देर तक, एक्सीडेंट के बाद रोड पर पड़े हुए, कहीं पड़े हुए, कोई ले जाने वाला है नहीं, ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो गया बीच का कनेक्शन और नहीं जा रहा ऑक्सीजन, तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये सब मेन रीजंस है इसकी वजह से हो सकती है। तो रीजन में भी यहाँ पे प्रीनेटल पोस्टनेटल वो फिक्स है, वो मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ फिर से आपका। ठीक है, आरएच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी में मैं पहले बोल चुकी हूँ, हर डिजीज के लिए ही आरएच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी। तो अगर पहले से पता होता है ना, बेबी कंसीव होता है तो भी पता चल जाता है कि बच्चे का आरएच ग्रुप और माँ का अलग अलग है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर केयर और मेडिसिन मतलब अंडर केयर रखा जाता है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि हर केस में दिक्कत है, लेकिन बहुत केस में दिक्कत आ सकती है, ज्यादा ही दिक्कत आ सकती है। जो मैंने पिछली बार आपको बोला कि कुंडली में ब्लड ग्रुप भी पूछ लेना चाहिए, लड़के और लड़की का ब्लड ग्रुप अलग होता है ना, तो बेबी अगर फादर का ब्लड ग्रुप ले ले, मदर का नेगेटिव है, फादर का पॉजिटिव है, और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, रहना उसको अपने मदर होम में है, तो माँ का अलग ब्लड ग्रुप चल रहा है, बच्चे का अलग ब्लड ग्रुप चल रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है उस केस में, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, एक का माइनस एक का प्लस है, ठीक है, और सेम सिस्टम सारा कनेक्टेड है, तो बहुत दिक्कत है। हेरेडिटरी और जेनेटिक कंडीशंस हैं ये रीजन में। ठीक है, माल प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस, माल प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस में जैसे नॉर्मल में डिलीवरी में बेबी का हेड पहले बाहर आता है, अदर केस में अगर वाला लेग पहले बाहर आ रहा है, मतलब माल प्रेजेंटेशन, जो फिटस की डिलीवरी टाइम जो पोजीशन होनी चाहिए वो घूम जा रहा है बेबी। ठीक है, पहले जस्ट बिफोर डिलीवरी अगर बेबी की पोजीशन चेंज हो रही है, ऑल्टर हो रही है, वैसे केसेस में भी ऐसी दिक्कत देखने को आ सकती है। ठीक है, जिस वजह से उसको फिर डिलीवर करने में दिक्कत होगी, तो मे भी कोई पार्ट ऐसे प्रॉब्लम आए निकालने में, खींचने में, तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है,
पेरिनेटल में लो बर्थ वेट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लो प्लेसेंटल वेट है। बर्थ के बाद बच्चों को जॉन्डिस होना आजकल कॉमन हो गया है। आफ्टर बर्थ में तो सीवियर अगर जॉन्डिस है बच्चे को, क्या कह रहा है इसको ना, पागल है आप। बहुत बच्चों को हो जाता है सीवियर जो अगर हल्का फुल्का रहता है ठीक हो जाता है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है वो ठीक हो जाता है। सीवियर जॉन्डिस है अगर आफ्टर बर्थ तो दिक्कत आती है बच्चों को। मैम जॉन्डिस तो हर बच्चे को होती है आजकल मोस्टली तो हर को नहीं होती, फिर समझ तुम 80% 90% केसेस में 99% तो होती है। हो जाती है। आजकल पहले नहीं होता था, अब हो जा रहा है पहले सबको। भी था बट पहले ना लोगों ने इतना वो रिसर्च नहीं की थी, तो नॉर्मली रहते थे। फिर भी इतना नहीं था, अब तो ज्यादा ही है हर चीज तो है, लेकिन सीवियर लेवल का नहीं, ठीक भी हो जाता है अपने आप ही, वो नहीं होता है। मेरा तो इतना गंदा सीन था, मेरा क्लासमेट था तो उसका नाम शुभम था। उसने मुझे बचपन में बोला देखो ना जॉन्डिस है, मैं घर गई मेरी मम्मी ने बोला देखो जॉन्डिस हो रही है तेरी आंखें हो जाती है। फिर उसने कुछ साल बाद मुझे 9th या पता नहीं, हाँ 9th में बोला, मतलब मेरे ना बोलते हैं चिकन पॉक्स वाले बोले कि तो देखो ना माता आ रही है, तो सही वो अगली दिन कट्टा है वो पहचानता है। हाँ तो उसने देख लिया, उसने घर पे सुना होगा, देखा होगा, उसको आप पता होगा, देख के उसको पता लगा, उसने बोल दिया। अब ये उसको ही कल्प्रिट मान के बैठी है कि वो बोलता है तो ही होता है। देखो अर्ली डिटेक्टर था, वो तो पहले से बता रहा था। प्रीमेच्योर इन्फेंट देखो लिसन, प्रीमेच्योर डिलीवरी वाला केस सब में ही आता है कि प्रीमेच्योर है बच्चा तो ऑब्वियसली पूरा डेवलप ही नहीं हुआ है, उस केस में को एनी टाइप ऑफ डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है सेरेब्रल पल्सी के, और बहुत ज्यादा इंग्लिश में भी ना बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो तो सेरेब्रल पल्सी के भी डिवीजन है मेडिकली, इतना जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए हिंदी में लिखाई लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाएगा इसके बाद। लोकोमोटर वाले सेरेब्रल पल्सी, ये लोकोमोटर न्यूरल सेरेब्रल पल्सी। अब इसमें भी सेरेब्रल पल्सी के टाइप दे रखे हैं, हिंदी में भी दे रखे हैं। छोटा दे रखा है, हिंदी में छोटा दे रखा है, तो इसमें से ही लिख देना फिर, तो दो दो लाइन का दे रखा है, इसमें से फटाफट लिख करके इंग्लिश में लिख देना, तो करवा देती फिर ये हिंदी में भी दे ही रखा है ना, और इसमें छोटा दे रखा है, इसका वाला लिख देना दो दो लाइन का, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है फिर, अभी करवा देते। रीजन दे रखा है, समस्याएं दे रखी है, इंटरवेंशन दे रखा है। इसमें इंटरवेंशन तो दिया ही नहीं, इंग्लिश वाले ने ऐसे ही खत्म कर दिया। तो इनको चलने फिरने की दिक्कत होती तो व्हील चेयर मूव कर सके उतना स्पेस चाहिए होगा आपको क्लास में, लिफ्ट चाहिए होगा, सीढ़ियों के साथ रैंप भी चाहिए होंगे, तो ये सब इंटरवेंशन होता है। ठीक है, काउंसलिंग है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज है, बाकी सब वही से आ जाएंगे इंटरवेंशन में। यार सेम रहेगा, बस मूवमेंट के लिए आपको अलग से वाइट क्लासरूम्स है जहाँ के व्हीलचेयर फ्रीली मूव कर सके, लिफ्ट चाहिए और सीढ़ियों के साथ साथ रैंप चाहिए, और सीडब्ल्यूएसएन वॉशरूम वगैरह अलग चाहिए, इसमें व्हीलचेयर के साथ जो जाते हैं स्पेशल बच्चों का अलग होता है वॉशरूम, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो वो इंटरवेंशन में आ जाएगा। ये देख लीजिए टाइप देख लो, टाइप ऑफ सेरेब्रल पल्सी, इसमें दो दो लाइन में खत्म कर दिया, बस टाइप दो दो लाइन में ही लिख देना कि होता क्या है बस। टाइप ठीक है, इंग्लिश में आपका स्पेसिफिक है, एथेटॉइड है, टैक्सिस है, मिक्स फॉर्म है। ठीक है, ये सारे चार टाइप है। हिंदी में भी इंग्लिश वाला वर्ड दे ही रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, होता क्या है वो देख लो। टैक्सिक है, मिक्स ठीक है, पहला है देखो, ठीक है,
स्पेसिफिक जिसको हम बोलते हैं, इसमें 60% है ना, ठीक है, पैरालाइज होती है बॉडी, 60% बॉडी पैरालाइज होती है, मोस्टली हाथ पैर, ठीक है, ये सारा पैरालाइज होता है जो कंप्लीटली काम नहीं करता। 60% केसेस में इस टाइप की सेरेब्रल पल्सी देखने को मिलती है। 20% में, ठीक है, 20% में ये वाला देखने को मिलता है, जैसे एपिलेप्सी में छटपटाते रहते हैं जमीन पे गिर के, ठीक है, इस टाइप की वो चीज देखने को मिलती है। जैसे झटका लगता है बच्चों को, सडनली गिर जाना, सडनली छटपटाना, तो ये सारी चीजें। थर्ड जो है अटैक्सिक, इसमें 10% बच्चों में होता है। इसमें मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, लेग आई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, इसमें कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, और कांपते रहते हैं, हाथ पैर ना कांपते रहते हैं, संतुलन नहीं बना पाते। और ये मिक्स टाइप में 10% बच्चे आते हैं जिसमें ये तीनों टाइप एक साथ देखने को मिलते हैं, जो पैरालाइज्ड भी होते हैं, मूवमेंट में भी दिक्कत आती है, कोऑर्डिनेशन में जो पार्ट काम कर रहा है, पैर पैरालाइज है तो हाथ के कोऑर्डिनेशन दिक्कत आ रही है, कांप रहे हैं, और बिल्कुल झटके भी आ रहे हैं, एपिलेप्सी वाले सिम्पटम्स। तो मिक्स वाले में ये तीनों टाइप्स आ जाते हैं। बाकी हिंदी में भी दी हुई है सारी चीजें, तो ये लीजिए। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बाद हम आएंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसमें ब्रेन की जो एबिलिटी है इंफॉर्मेशन रिसीविंग की, प्रोसेसिंग की, स्टोरेज की और रेस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन, इन किसी भी पार्ट में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है सारे पार्ट्स में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो ये होती है लर्निंग डिफिकल्टी, डिसेबिलिटी। पेज नंबर 62, 62 लर्निंग डिसेबिलिटी, इंग्लिश पेज नंबर 62। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एकेडमिक अचीवमेंट में दिक्कत आती है, या एकेडमिक अचीवमेंट में ये बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलर एक डिसऑर्डर नहीं होता है, मिक्स डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो लिखने में भी दिक्कत हो, साथ के साथ इनको कोई डिजीज भी हो, ठीक है, ब्रेन का, ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत हो और ऐसे में भी दिक्कत हो, ठीक है, मिक्स भी चीजें देखने को मिल सकती है। ये ना इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट की वजह से होती है, ठीक है, ना इमोशनल डिस्टरबेंस, ना एनवायरमेंटल डिसएडवांटेज की वजह से होती है, ठीक है। और लर्निंग डिसेबल्ड आर डिफरेंट फ्रॉम स्लो लर्नर, स्लो लर्नर अलग होता है, देखो लर्निंग डिसेबिलिटी में तुम स्लो लर्नर को काउंट मत करना, वो मेंटल रिटार्डेशन में चला जाता है जिसका आईक्यू लो है, स्लो लर्नर को लर्निंग डिसेबिलिटी में काउंट मत करना, वो अलग आता है, वो मेंटल रिटार्डेशन वाले में आएगा जहां आईक्यू की बात होगी, ठीक है, तो साथ में नहीं आते ये। और थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं, ठीक है। ADHD होती है जिसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये बीमारी है, ठीक है, तो ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो लर्निंग को डिसरप्ट कर सकती है। अगर किसी को ADHD है सिंड्रोम देखने को मिल रहा है तो लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है, पर ये इटसेल्फ कोई डिसेबिलिटी नहीं है लर्निंग की, ठीक है।
बिल्कुल बाकी लोगों को बाद में पता लगता है। ठीक है, सीधे नहीं बैठ सकते, ठीक है, एडीएचडी जिनको रहता है सिम्टम रहता है, फोकस नहीं रह सकते, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते, होमवर्क नहीं कंप्लीट करते, ये सब एडीएचडी के सिम्टम, ठीक है। ऑटिज्म, ऑटिज्म वाले बच्चे सुना होगा, आजकल बहुत ही टर्म यूज होता है, अगर तुम देखा होगा टीवी में ऐड वगैरह भी, ऑटिज्म वाले बच्चे जो है, ठीक है, उनमें क्या डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, दोस्त नहीं बना पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, ऑटिज्म टर्म अभी बहुत उसमें है, ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो भी स्पेशल काइंड ऑफ बच्चों में ही आते हैं, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स देखते हैं। ऑटिज्म थोड़ा सा आपको बताया गया है कि ये सब ऐसी कंडीशन है जो इसको इफेक्ट कर सकती है, एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन है जो इफेक्ट कर सकती है, टाइप्स में नहीं आता, ठीक है, टाइप्स में अलग अलग चीजें आती है, टाइप्स में जैसे आपको दिक्कत आ रही है, टाइप्स में पहली जो क्राइटेरिया ले रहे हैं वो हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के किस स्टेज में डिफिकल्टी है, ठीक है, इनपुट में ही डिफिकल्टी है कि इंटीग्रेशन को समझने में डिफिकल्टी है कि समझने पर भूल जा रहा है, स्टोरेज कैसी है उसकी, ठीक है, और उसके बाद आउटपुट कि याद तो है पर बता नहीं पा रहा, किस स्टेज में डिफिकल्टी है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की होती है। बाय पहला है आपका बाय स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, किस स्टेज में दिक्कत है, स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में पहला है इनपुट, उसके बाद है इंटीग्रेशन, उसके बाद है स्टोरेज, फिर आउटपुट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के किस पार्ट में दिक्कत आ रही है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलग अलग तरीके से होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स की बात ले कर ले, हो सकता है उसको विजुअल प्रोसेसिंग में दिक्कत हो सकता है हियरिंग में दिक्कत हो, ये टच वाले में भी दिक्कत होती है, टच होता है ना, बैड टच, गुड टच, ये बाकी चीजें हैं, या वैसे भी टच से कैसा सेंसेशन आ रहा है कुछ लोग बच्चे ये भी नहीं फील कर पाते हैं, ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स में अगर दिक्कत है तो प्रोसेसिंग में किसी भी काइंड पे दिक्कत हो सकती है, तो अगर इनपुट में ही दिक्कत है तो इनपुट में दिक्कत हो सकती है, तो भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर विजुअल भी नहीं जा रहा है, हियरिंग भी, किस परसेप्शन में दिक्कत है, इनपुट में किधर दिक्कत है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जोड़ना होता है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन में जोड़ना, प्रीवियस में जैसे तुमने कहानी सुना दी 5 लाइन की, ऐसे बच्चों को 10 लाइन की छोटी सी कहानी सुनाई, तो बच्चे को बोलो ना वापस से सुनाओ, तो उसने इंटीग्रेट नहीं किया कि इसके बाद ये स्टेप आना चाहिए, उसने फर्स्ट के बाद थर्ड सुना दिया, थर्ड वन लास्ट सुना दिया, लास्ट के बाद सेकंड सुना दिया, ऐसा, ठीक है, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है, वो चीज जोड़ नहीं पा रहा, सीक्वेंस में नहीं जोड़ पा रहा है चीजों को, ठीक है, और इंटीग्रेशन में वोकैबुलरी भी इनकी बहुत पुअर होती है, कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है, ठीक है, स्टोरेज में मेमोरी की बात हम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ऐसे बच्चों की लॉन्ग टर्म तो होती नहीं है, बार बार इसीलिए रिपीट कराने को बोला जाता है कि भूल जाएंगे नहीं तो, ठीक है, आउटपुट में क्या रहेगा, अब आउटपुट में या तो याद कोई चीज सुना रहा है या लिख रहा है या देखिए कोई चीज ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, वो इनपुट मतलब जो लिया वो जोड़ नहीं पाया, फिर स्टोर नहीं कर पाया और आउटपुट बिल्कुल आउटपुट नहीं दे पाया, तो बच्चे तो मानो इनपुट सही लिया, बच्चा बिल्कुल देखने में नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, सारे सेंसर्स ठीक है, इनपुट सही गया, इंटीग्रेशन भी सही गया, स्टोरेज भी थोड़ी देर उसको याद है, पर आउटपुट जब पूछो तो जीरो, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के किसी भी पार्ट में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आता है फंक्शन इम्पेयर्ड। ठीक है, लर्निंग के कौन से फंक्शन को आपकी डिसेबिलिटी इफेक्ट कर रही है, जैसे रीडिंग है, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेज में ही आ जाएगा। ठीक है, स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन किस में दिक्कत आएगी, अलग अलग टाइप में दिक्कत आ सकती है। और दूसरे में हम आएंगे लर्निंग की कौन सी एबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है। ये सेकंड है, पहला स्टेज वाली है, सेकंड आ जाएगी आपकी सेकंड आएगी आपकी ये फंक्शन इम्पेयर्ड। फंक्शन इम्पेयर्ड। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, रीडिंग में आ रही है, राइटिंग में, कैलकुलेशन में, किस टाइप की दिक्कत आ रही है। तो ये आ जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर, इसको क्या होता है, डिसलेक्सिया। राइटिंग में आएगी तो डिस्ग्राफिया। मैथ्स डिसेबिलिटी या कैलकुलेशन डिसेबिलिटी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, डिसकैल्कुलिया। अकैल्कुलिया या डिसकैल्कुलिया हम इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है, ये तीन तो बहुत ही कॉमन है पर और भी होते हैं, जैसे नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर। उसके बाद आता है आपका डिसऑर्डर ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उसके बाद आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग। लेकिन इसमें ना मेन तीन ही आते हैं। ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग वाला तो ऑलरेडी हियरिंग उसमें आ जाएगा, प्रोसेसिंग में कहाँ दिक्कत आ रही है, मेन तीन ही आता है, इसमें ये रखा है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर में जैसे बी और डी, स्मॉल डी पढ़ने में बच्चा बार बार दिक्कत कर रहा है, स्मॉल पी स्मॉल क्यूब में कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब दिक्कत आती है रीडिंग वाले में। और पढ़ते हुए देखो, पढ़ते हुए कोई लेटर अपने आप जोड़ दे रहा है या अपने आप ओमिट कर दे रहा है, बीच में से कॉर्नर से हटा दे रहा है, वो लेटर हटा के पढ़ रहा है, ब्रॉट और बॉट। अब आर उसने उड़ा ही दिया, बॉट बॉट ही पढ़ रहा है ब्रॉट को। ठीक है, तो आर हटा दिया उसने अपने आप, स्पेलिंग तो सेम है, बीच में आर ही तो आता है। तो ओमिट कर देना, किसी लेटर को ओमिट कर देना, किसी लेटर को ऐड कर देना, जो उसमें नहीं है उसको जोड़ देना अपने आप ही। ठीक है, ये सब रीडिंग डिसऑर्डर में आता है। और बार बार जैसे बी है, डी है, पी क्यू है, इनमें कंफ्यूज हो जाना। ये है, ये है, ये नॉन वर्बल, फिर स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग। वर्ड रिकॉग्निशन में इसको दिक्कत आ रही है, पहचान नहीं पा रहा है। ठीक है, मैंने बोला ओमिट कर दे रही है, जोड़ दे रहा है अपने आप ही किसी लेटर को। ठीक है, वर्ड्स पे बोलो ना तोड़ के पढ़ो, तो तोड़ के नहीं पढ़ पाएगा, उसके कंपोनेंट साउंड उसको नहीं पता है। ठीक है, उसको राइटिंग डिसऑर्डर में हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब होना, स्पेलिंग का बहुत ज्यादा मिस्टेक करना, आइडियाज ऑर्गेनाइज करके ना लिख पाना। ठीक है, और उसके बाद कॉम्पोजिशन ना कर पाना चीजें, तुम अगर एक भी चीज बोल रहे हो ना, छोटी भी चीज वो नहीं खुद से कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो ये सब डिस्ग्राफिया के हैं। मैथ डिसेबिलिटी या अकैल्कुलिया या डिसकैल्कुलिया में, ठीक है, मैथ के फैक्ट उसको याद नहीं होते, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। ठीक है, सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये डिसकैल्कुलिया या अकैल्कुलिया भी हम इसको बोलते हैं।
नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी में, ठीक है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी में मोस्टली मोटर क्लमजीनेस भी होता है, जो चलते फिरते टकराना, ठीक है, मोटर क्लमजीनेस होता है, पुअर विजुअल स्पेशल स्किल्स होती है। इससे यहाँ इतना गैप है ना, ये देखो, ये चेयर और इसके बीच में, तो आपको आइडिया है ना, आप निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे, तो विजुअल स्पेशल मतलब उसको आइडिया नहीं लगा पाता गैप का, ठीक है, तो ये सब चीजें। प्रॉब्लमेटिक सोशल रिलेशनशिप रहती है, मैथ में दिक्कत रहती है नॉन वर्बल लर्निंग वाले को, ठीक है, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स रहेंगे, और स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स इन वर्बल डोमेन, ठीक है, और इसका रहेगा नॉन वर्बल में दिक्कत आएगी इसको, लेकिन वर्बल वाले में अच्छा रहता है ये, ठीक है, अर्ली स्पीच इसका डेवलप हो जाएगा, स्पेलिंग स्किल्स अच्छी रहेंगी। नॉन वर्बल में तो दिक्कत है, सिर्फ नॉन वर्बल में दिक्कत है, वर्बल में ठीक रहेगा, ठीक है, वर्बल में बोलने में ठीक रहेगा, रटने में ठीक रहेगा, रट के सुनाने में ठीक रहेगा, एक्सीलेंट रोट मेमोरी होती है इनकी नॉन वर्बल वालों, ठीक है, वर्बली जितनी चीजें वो सब ठीक रहेंगी, बोलना, रटना, बोलना, ये सब ठीक रहेगा, नॉन वर्बल में दिक्कत आएगी, ठीक है, ऑडिटरी रिटेंशन भी अच्छा रहेगा, तो ये सब चीजें सही रहेंगी। दिक्कत कहाँ आएगी, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें दिक्कत आएगी, विजुअल स्पेशल स्किल्स में दिक्कत आती है, मोटर क्लमजीनेस रहेगा, ये सब दिक्कत आएगी। जहाँ वर्बल चीजें हैं वहां वो ठीक है बिल्कुल, ठीक है, वहां उसका सब कुछ सही चलेगा। स्पीकिंग और लिसनिंग में डिफिकल्टी मतलब समझ गए, आपको सुनने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, बोलने में, ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग में ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो जा रहा है, ठीक है, वो इसमें ऑडिटरी प्रोसेसिंग में एक साथ अगर तुमने 2 काम बोल दिए, 3 इंस्ट्रक्शन दे दिए ना, उसका ब्रेन प्रोसेस करने में अनेबल है कि पहले क्या करो, दूसरा क्या करो, बाद में क्या करो, ठीक है ना, तो लड़कों का तो ऐसे ही रहता ही है, उनको एक साथ 2 काम बोलोगे चलता ही नहीं दिमाग में, तो बहुतों को देखिए, कोई भी हो, अपनी फैमिली में देख लो, अपने भाई को देख लो, किसी को एक साथ 2 काम बोलो, रुक जा पहले एक तो कर लो तो मैं दूसरा, अरे 2 ही तो काम बोले, हम इतना काम एक साथ करते हैं, 4 काम एक साथ कर रहे होते हैं, बच्चे का होमवर्क भी सुन रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, अपना भी लैपटॉप ऑन है, सारी चीजें चल रही है, थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, थोड़ा उधर सुन लिया, इनका नहीं होता, लड़कों एक टाइम में एक ही काम कर सकते हो, 2 भी नहीं कर सकते, 1.5 भी नहीं कर सकते, 2 बहुत दूर की बात, नहीं करता, कुछ नहीं करता, इसलिए नहीं आता ऐसे करना, क्या क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हुआ, एक साथ किया है कि एक बार में एक ही करता होगा ना, एक एक करके करता होगा, एक साथ तो चल कर लेता है, तो बहुत कम ही है ऐसे, ठीक है, उनको हेड्स ऑफ जो है, बाकी तो एक साथ 2 भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर बात ही क्या है, ठीक है, नहीं लड़के नहीं कर पाते, उनको एक बार में एक बोले एक ही चलेगा, एक कर लेंगे, निपटा लेंगे, तो ही दूसरे में हाथ लगाएंगे, उनसे नहीं होता, ठीक है, तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग में एक साथ अगर बच्चे को बहुत 2-3 इंस्ट्रक्शन आप दे दो, उनका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है, और इस डिसऑर्डर में ऑडिटरी प्रोसेसिंग में दिक्कत है ना, तो उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत आती है, ठीक है, स्पीकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, लैंग्वेज जो है प्राइम डेफिसिट में रहता है, कमी में रहती है लैंग्वेज की। अब आते हैं कॉजेस क्या क्या है, तो टाइप्स हो गए, 2 हो गए, किस स्टेज में दिक्कत आ रही है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, दूसरा आ गया आपका, ठीक है, फंक्शन कौन सा इंपेयर्ड, किस फंक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, किस काम में दिक्कत आ रही है। अब आते हैं कॉजेस क्या है, तुम लोग कभी स्काई रेजिंग के लिए गए हो, ठीक है, अच्छा लगता नाइट स्काई व्यू करना, नहीं घर में नहीं, वैसे नहीं, टेलीस्कोप से फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं द्वारका में, मैं कल गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तो वैसे भी पहले भी देख रखा है प्लेनेटेरियम वगैरह में अपने कॉलेज टाइम में, यहाँ पे है द्वारका सेक्टर 11 मेट्रो के ना नियर बाय, बिल्कुल एवरी मंथ वो ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेस आर्काडे नाम है उस इंस्टीट्यूट का, वो सेल भी करते हैं, टेलीस्कोप्स वगैरह सेल करते हैं, तो उनको मैंने अपने बेटे को एक टेलीस्कोप खरीद के दिया, उसको इंटरेस्ट था, मतलब मुझे है तो उसको होता है, मैं ले जाती हूँ दिखाती थी ना, तो उसने बोला मम्मा टेलीस्कोप से देखो, तो हमने उसको एक दिला दिया, तो उसको इतना चला बना भी नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, फालतू फोन में लगने से तो अच्छा अगर वो कोशिश ही कर रहा है फोकस करने की, कुछ तो कर रहा है, नहीं कुछ नहीं, वो एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, 6:30 इवनिंग से 8:30, अभी मार्च वाला तो इस बार का हो गया, हम कल लेके गए थे उसको दिखाने, अब एवरी मंथ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको, द्वारका सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन पे, अब जाओ, बहुत अच्छा फील होगा, जुपिटर दिखाया पूरा उन्होंने टेलीस्कोप से, पूरा मून के क्रेटर्स तो हर टेलीस्कोप में विजिबल है,
सेक्टर 11 है द्वारका में, मेट्रो स्टेशन उसके नियर बाय आपको वॉकिंग डिस्टेंस या रिक्शा कर लेना। इंस्टीट्यूट का नाम स्पेस आर्काडे है, ठीक है। सेक्टर 11 है द्वारका मेट्रो स्टेशन, वहां पे आपको उतरना है, वहां पे आप ई-रिक्शा ले लो। नहीं तो 6:30 से 8:30 की टाइमिंग है, 1 घंटे में दिखा देते। आप फ्री हो, आपको 2 बार देखने का मन कर, आप रुको नहीं तो आप चले जाओ। प्लानिटेरियम में भी दिखाते हैं बट वो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए होता है। नहीं ऐसा नहीं, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। ये तो मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेनेटेरियम दूर पड़ेगा यहाँ से, अगर आपको जो पास पड़ रहा, लेकिन इनका तो फिक्स है कि एवरी मंथ ये दिखाएंगे। मैम प्लानिटेरियम में तो क्या कहते हैं उसमें भी दिखाते हैं। इंस्टा वाला इनका पेज है, फॉलो कर लो। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी जाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। जुपिटर आप देख रहे हो है ना, आपने वीनस आपने देखा, इतना अच्छा लगा, मार्स बहुत अच्छा लगा। टेलीस्कोप इतने बड़े-बड़े टेलीस्कोप, वो एक मतलब कॉस्ट उसकी 1 लाख प्लस है उन टेलीस्कोप की, ठीक है ना। बहुत अच्छे मैं एवरी मंथ जा सकते हैं। और बच्चे आए थे, पेरेंट्स आए थे। मैम मंथ में एक बार ही दिखाते हैं। हां मैम एवरी मंथ जा सकते हैं। एवरी मंथ स्काई गेजिंग कराते हैं। स्काई गेजिंग मतलब आपको प्लैनेट्स वगैरह टेलीस्कोप की हेल्प से दिखाते हैं ये। तो मैम मंथ के कौन से तारीख पे होती है? ये तो आप उनका पेज फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम तो हर कोई चला रहा है, उनका पेज है स्पेस आर्काडे ना, जाके आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वो डाल देते हैं उसमें इनको भी कब दिखाने वाले। एक बार फिर से मैम नाम बताइए, क्लियर आवाज नहीं आ रही क्योंकि मेरे बेटे। स्पेस है ARCAD। बहुत अच्छा लगेगा, सीखने को मिलता है, नॉलेज है ना। जो मैरिड है अपने बच्चों को भी ले जाके दिखाइए, बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं, तो अच्छा लगेगा। आप जाके अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं, अच्छा लगता है बहुत। जुपिटर की पूरी लाइंस वगैरह दिख रही थी, बहुत अच्छा लगा टेलीस्कोप से, बहुत अच्छा लगता है। किसी को नहीं पता था, मैं तो कल देखा मैं इतना मतलब किसी को पता ही नहीं। स्लो प्रोसेसर है। नहीं आप तो देखो स्टूडेंट ही हो, बाकी भी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं वो भी मेरे से पूछ रहे कहाँ गए, कैसे देखा, हमने तो पता नहीं, या तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है पता नहीं है। हाँ बाकी किसी को नहीं पता। सब मेरे ब्रदर को इंटरेस्ट है तो वो मोबाइल से ही देखता है, मतलब वो तो ट्रैकर है, स्काई ट्रैकर ऐप वगैरह होती है उससे। नहीं आप जाओ देखो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। आप टेलीस्कोप से पूरा व्यू कर पा रहे हो। नहीं नहीं ले जाना, बहुत अच्छा है। ये ऐसे ये मैम ऐसे है फ्रेंड से लाओ दिखाओ। हाँ हाँ ये वाला, ये वाला है ना? ये वही है, वो एक शॉप है और बगल में उनका इंस्टीट्यूट है। ये मेरे तो सब, जब मेरे बेटे के जो फ्रेंड्स हैं सारे पेरेंट्स ही पूछ रहे कहाँ गए थे, आपने कैसे देखा, तो सबको बता दो, ले जाओ बच्चों को दिखाओ, तो बच्चे कितना एंजॉय करेंगे, कुछ सीखेंगे। आप लोग जाके देख सकते हो, बिल्कुल कोई नहीं, बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव स्टाफ से पूरा दिखाता है। आते हैं लोग, आते हैं वहाँ पे देखिए, आप से आ जाएगा आपको। नेक्स्ट अप्रैल वाला कब होना है, जाके देखो आराम से। ठीक है, कॉजेज में देख लीजिए। कॉजेज में जेनेटिक हो ही जाएगा, ठीक है। जेनेटिक वाला जो प्रॉब्लम है रीडिंग डिसेबिलिटी। देखो इधर लिसन, रीडिंग डिसेबिलिटी अगर पेरेंट्स में से किसी को है ना, तो ये प्रूफ हो गया है अब जेनेटिक स्टडी से कि क्रोमोसोम से रिलेटेड ही डिसेबिलिटी है। क्रोमोसोम नंबर 6 और क्रोमोसोम नंबर 15, हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पे, ठीक है। 6 और 15 से जो रीडिंग डिसेबिलिटी है वो एसोसिएटेड है, ये प्रूफ भी हो गया है। तो अगर पेरेंट्स में से किसी को रीडिंग डिफिकल्टी है, डिस्ग्राफिया है, तो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट में अगर दिक्कत आ रही है, इंजरी हो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो, कैसे भी अगर ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट में पॉइजन्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, ठीक है। ये सब टॉक्सिन्स, ये सब पॉइजन में आ जाएगा। लेड, जो आजकल पानी में मैंने बोला बहुत ज्यादा है, लेड है, आर्सेनिक है, ये सब है ना, ये हैवी मेटल्स है ना, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और आप लोगों ने 10th में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक टॉपिक पढ़ा होगा कि ये पॉइजन तो इतने डेंजरस हैं, जैसे एक फूड लेवल का है ना, लेड मान लो पानी में गया, उसको छोटी फिश ने खाया, तो उसकी बॉडी में वो लेड चला गया,
उसका कंसंट्रेशन मान लो अगर तुम है 1%, सपोज उस छोटी फिश को अगर बड़ी फिश खाई ना तो उसके बॉडी में जाके इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उस बड़ी फिश को बड़े ने खाया तो 3%, और जो नॉन वेजिटेरियन है जिसने फिश खाई उस ह्यूमन बॉडी में समझो 4 से 5%। इतना डेंजरस है ये इतना डेंजरस है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो लेड वाला आप केमिकल वाला कुछ खा रहे हो तो ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में। और कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, जैसे फूड लेवल बढ़ता जाएगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। प्रेगनेंसी की दिक्कत वाली चीज तो आई जाती है, ठीक है, एनवायरमेंट में भी। पुअर लिविंग कंडीशन, जो स्लम एरियाज में बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ कंडीशंस ठीक है खराब हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है। और बाकी इम्पेयरमेंट अगर है, देखिए अगर विजुअल है, हियरिंग है, लोकोमोटर है ना, और ब्रेन की उसकी वजह से है, तो ऑटोमेटिक ये चीजें भी साथ में आ ही जाती हैं। ठीक है, अगर वो मेन दिक्कत है तो उसमें ये भी एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। अटेंशन डिफिकल्टी, ठीक है, अटेंशन नहीं दे पाते। परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, परसीव करने में इनको दिक्कत आती है चीजों को समझने में। पुअर मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, ठीक है। पुअर साउंड एंड सिंबल एसोसिएशन, साउंड सिंबल्स को एसोसिएट नहीं कर पाते। ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है। वर्ड ब्लाइंडनेस होती है, रीडिंग डिसेबिलिटी को वर्ड ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, क्योंकि देख देख के गलत पढ़ रहे हो, ओमिट कर रहे हो, एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं। लैंग्वेज डेफिसिट होती है, ठीक है। ट्रांसफर डिफिकल्टीज होती है, नई पुराने नॉलेज को नई सिचुएशन में ट्रांसफर नहीं कर पाते अपने नॉलेज को। सोशल एंड इमोशनल डिफिकल्टीज रहती है, और एक्सेसिव फंक्शन में दिक्कत आती है। ठीक है, the special needs of children with learning disability. डायग्नोसिस बाय प्रोफेशनल, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनके लिए तो देखो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लगेंगे, स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर कह लो आप, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट लगते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट लगेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट लगेंगे, एजुकेशनल लगेंगे, और साइकोमेट्रिस्ट भी लगेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी लगेंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अगेन अप्रोच है, जिसमें पूरी टीम लगती है इनको अगर आपको हेल्प करना है तो। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? स्पोकन लैंग्वेज, बोलने में बच्चा डिले कर रहा है, ठीक है, डिसऑर्डर, बोल भी रहा है तो सही से नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। लिसनिंग और स्पीकिंग में डेविएशन, जिससे नॉर्मल होता है वैसे नहीं। राइटिंग लैंग्वेज में भी डिफिकल्टी है, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग सब में बहुत ज्यादा दिक्कत है। अरिथमेटिक में अगर दिक्कत आ रहा है तो मैथ्स में, रीजनिंग में और मेमोरी में भी दिक्कत आता है। बाकी एज वाइज भी डिफरेंशिएट कर रखा है, 3 से 5 साल के बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको देखने हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी आपको दिखने से हमने बोला कि जेनेटिक है, क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, तो अगर कहीं पूछना पड़ेगा पेरेंट्स की काउंसलिंग में या पीडीएम में आते हैं तो उनमें से किसी को ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है। लेट डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, ये 3 से 5 साल के एज ग्रुप का हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या क्या आप देख सकते हो। लेट डेवलपमेंट ऑफ अदर माइलस्टोन सच एज वॉकिंग, बच्चे ने चलना भी देर से शुरू किया था, ठीक है। क्विक थिंकर देन डूअर, करने से ज्यादा इसका ब्रेन ही ज्यादा चलता है, करता नहीं है, ठीक है, तो डूअर वो है बोलते हैं। इनएबिलिटी टू रिमेंबर द लेवल फॉर अननोन ऑब्जेक्ट्स लाइक कलर्स, उसको याद नहीं रहते कलर्स के नाम वगैरह, ब्लू कौन सा है, ग्रीन कौन सा, छोटे बच्चे तो मुश्किल मतलब करते हैं स्टार्टिंग में, पर अगर बड़े होने के बाद भी तुम कर रहे हो तो दिक्कत होती है। ठीक है, डायरेक्शनल वर्ड्स लाइक अप डाउन इन आउट, इनमें अगर बच्चा कंफ्यूज है। एक्सेसिव ट्रिपिंग बम्पिंग फॉलिंग ओवर नथिंग, एक्सेसिव अगर ट्रिप कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, चलने फिरने में बार बार गिरना पड़ना अगर ऐसा हो रहा है तो भी दिक्कत है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एनहांस क्रिएटिविटी, ऑफन गुड एट ड्राइंग, गुड सेंस ऑफ कलर, कभी कभी ड्राइंग में अच्छा होगा, बाकी चीजों में अच्छा नहीं होगा, और कलर में अच्छा भी होगा, ये भी हो सकता है। गुड और बैड डेज फॉर नो अपरेंट रीजन, कभी कभी बहुत ज्यादा खुश है, कभी बहुत ज्यादा रो ही जा रहा है पूरे दिन फॉर नो गुड रीजन, कोई उसका लॉजिकल रीजन नहीं है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है।
लर्निंग द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट के सीक्वेंस को समझने में दिक्कत कर रही है। ए के बाद जेड लिख रहा है अगर तो फिर दिक्कत, ए के बाद पी लिख रहा है, सीक्वेंस उसको याद नहीं हो रहा। 3 से 5 साल के बच्चे का हम बोल रहे हैं, 3 साल में नर्सरी में होगा, केजी में होगा, फर्स्ट में होगा, यूकेजी में होगा मान लो, ठीक है, तो भी अगर दिक्कत कर रहा है। साइज, शेप और कलर डिस्क्रिमिनेशन में इसको दिक्कत आती है। Enjoys being read to but shows no interest in letters or words. इसको बोलना पढ़ना अच्छा लगता है, पर लेटर वर्ड देख के नहीं, अपने आप ही कुछ कुछ बोलते रहो तो उसको ठीक लगता है। लर्निंग नर्सरी राइम भी सीखने में उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स कैट, फैट, मैट में कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, ठीक है, उसको नहीं समझ आएगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करना है। ऑड वन आउट में दिक्कत आएगी, ठीक है, ऑड वन आउट बोलते हैं ना कि सब एक जैसे और एक अलग होता है, उसको ऑड वन आउट क्वेश्चंस भी आते हैं। पुअर पेंसिल ग्रिप, तो राइटिंग भी खराब होगी, ठीक है। डिफिकल्टी विद सीक्वेंस लाइक कलर्ड बीड सीक्वेंस, दो बीड अगर व्हाइट लगा रहे हैं तो एक ब्लैक लगाना है, दो के बाद व्हाइट के बाद एक ब्लैक लगाना है, तो सीक्वेंस उसको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। क्या मैम बता रही है कि दो के बाद मुझे एक ब्लैक लगाना है, वो सीक्वेंस उसके लिए बड़ी मुश्किल चीज है समझना, ठीक है। appears bright, seems and anima, ठीक है, ब्राइट, ठीक है। तो बच्चे को ये सब चीजों की दिक्कत आएगी 3 to 5 इयर्स में। 6 to 9 में देखते हैं डिफिकल्टी लर्निंग टू रीड एंड राइट। 6 से 9 में तो आपको पता ही चल जाएगा, अगर लर्निंग डिफिकल्टी है तो उसको रीडिंग राइटिंग में दिक्कत आएगी। persistent and confused reversing of numbers and letters, बार बार रिवर्स करना लेटर्स का और उसका। 5 1 को 1 5 लिख देना, ठीक है, तो इस तरीके 2 3 है तो 3 2 कर दो, रिवर्स कर देता है बच्चा, तो दिक्कत है। लेफ्ट फ्रॉम राइट, जनरेटिंग लेफ्ट फ्रॉम राइट, लेफ्ट से राइट तक चीजें लेके जानी है ना, तो उसको सीक्वेंस नहीं की कंटिन्यूटी में चलना चाहिए, इधर से इधर ही चलना चाहिए। तो कुछ बच्चे देखा है तुमने, कभी इधर से लिख देते हैं, थोड़ा इधर से लिख देते हैं, थोड़ा इधर से, ऐसे भी करते हैं, जो लर्निंग डिफिकल्टी थी वो बहुत सीवियर लेवल पे करते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी लर्निंग द अल्फाबेट्स और मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं रहती है, ठीक है, अल्फाबेट याद नहीं रहेंगे, दिक्कत करेंगे बच्चों। 6 से 9 साल के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, अभी भी दिक्कत चल रही है। रिमेम्बरिंग द सीक्वेंस, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर के सीक्वेंस याद नहीं रख पाते, ठीक है। कंटिन्यू डिफिकल्टी विद शू लेसेस एंड बॉल कैचिंग, स्किपिंग, शू लेस नहीं बांध पाते, ठीक है, स्किपिंग, इन सब में दिक्कत आती है। इनअटेंशन एंड पुअर कंसंट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। अब 9 to 12 इयर्स वाला बच्चा क्या कर रहा है? कंटिन्यूड मिस्टेक इन रीडिंग और लैक ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी तक भी उसकी रीडिंग मिस्टेक चल ही रही है 12 साल के बच्चे में भी। स्ट्रेंज स्पेलिंग, स्पेलिंग वर्ड कुछ और लिखा है, वो कुछ स्ट्रेंज ही स्पेलिंग बोल रहा है आपको। परहैप्स विद लेटर्स मिस्ड आउट और इन द रॉन्ग ऑर्डर, या तो कोई लेटर को छोड़ दे रहा है या रॉन्ग ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करके बोल रहा है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली अलग ही हो जाएगी जब आप लेटर को ही एक्सचेंज कर दे रहे हो, ठीक है। टेकिंग एन अबव एवरेज टाइम ओवर रिटन वर्क, लिखने में बाकी बच्चों को जितना नॉर्मल टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम ले रहा है बच्चा। डिफिकल्टी कॉपिंग एक्यूरेटली फ्रॉम ब्लैक बोर्ड और टेक्स्ट बुक, देख देख के लिखने में प्रॉब्लम है, ब्लैक बोर्ड से अगर देख देख के उतार रहा है या बुक से भी देख देख के आंसर लिख रहा है तो सही नहीं लिख पाता है, ठीक है। डिफिकल्टी टेकिंग डाउन ओरल इंस्ट्रक्शंस, डिक्टेशन है, कोई चीज है टीचर ओरली बोल रही है लिखते जाओ, वो इससे नहीं हो पा रहा है। ग्रोइंग लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियसली देखो उसके एज ग्रुप का बच्चे जो चीजें कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, टीचर डांट रही है, पेरेंट्स माँ बाप घर पे डांट रहे हैं, क्या उसकी हालत होती होगी? कोई समझने की कोशिश करता है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, बच्चा कोशिश करके भी नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं समझता। टीचर भी डांटेगी, प्रिंसिपल भी डांट रहा है, रिजल्ट खराब कर दिया स्कूल का, जो भी घर जाके पेरेंट्स से भी डांट पड़ रही है, रिश्तेदार और बोल के चले जा रहे हैं बेटा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बच्चे का फ्रस्ट्रेशन और बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना बिल्कुल एकदम वो है, आ जाता है, ऐसा होता है। हो सकता है सारे बच्चों में ये सिम्टम ना दिखे, सारे सिम्टम तो सब में नहीं दिखेंगे, कुछ में ज्यादा दिखेंगे, कुछ बच्चों में कम सिम्टम दिखेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। 2 और 3 प्रॉब्लम्स एक साथ हो सकती हैं कुछ एक्सटेंड तक। इंटरवेंशन क्या है? मास्टरी मॉडल, मास्टरी मॉडल क्या होता है? मास्टरी मॉडल हमने पढ़ा था, मास्टरी मॉडल क्या होता है? हर एक बच्चे को ये चीज सिखानी ही है क्लास की, मास्टरी मॉडल हम बोलते थे ना। तो अगर ऐसा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो मास्टरी मॉडल लोगे कि हाँ नहीं इसको भी मुझे सिखाना ही है बाकी बच्चों के साथ, छोड़ के नहीं चल सकते, तो ही तो कुछ होगा उनका, तो ही तो सिखा पाओगे, एक्स्ट्रा क्लास है, कोई भी ऑप्शन आप ले लो, ठीक है, मास्टरी लर्निंग। दूसरा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी इनको बोल रहे हो ना बिल्कुल, और एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन तो लाउड एंड क्लियर, ठीक है, तो इनको समझ में आएगा तो ये करेंगे।
क्लासरूम एडजस्टमेंट, ठीक है। क्लासरूम एडजस्टमेंट में जो असाइनमेंट बाकी बच्चों को मिल रहा है, काम मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है, उसमें थोड़ा मॉडिफाइड होना चाहिए इनके लिए, ठीक है। टेस्ट टेस्ट जो कंडक्ट करो प्रोसीजर भी मॉडिफाइड या चेंज होना चाहिए। स्पेशल इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम, मतलब बुक में जो लिखा हुआ है ना वो बोल के भी सुनाना होता है ना, आजकल ऑडियोज भी होते हैं बहुत सारी चीजों के, बुक में लिखा बोल बोल के भी बताते हैं। ये बच्चों की आजकल बुक्स होती है उसमें क्यूआर कोड वगैरह होता है, स्कैन करो पूरा का पूरा चैप्टर आपको बोल रहा है, कहानी है, अगर हिंदी इंग्लिश में बोल के भी सुना रहा है। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, वो कन्वर्ट कर करके बता रहा है, तो इस तरीके से आप करवा सकते हो स्पेशल इक्विपमेंट में। हां सीडी प्लेयर देते थे छोटे बच्चों को, पहले देते थे, अब तो क्यूआर से ही काम चल जाता है, अब नहीं देते। अब क्यूआर कोड स्कैन करो और उसमें चले जाओ उसके ऐप और बाकी हटाओ, उसमें सब चैप्टर बोल रहा है, समझा रहा है, सारे के सारे सब बुक्स में ऐसे रहता है, ठीक है। टॉकिंग कैलकुलेटर होते हैं जो आप बटन दस करो तो बोल भी रहा है साथ के साथ, तो ये सब चीजें कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए। स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। प्रोसेस ट्रेनिंग, प्रोसेस ट्रेनिंग जैसे कि अगर कोई बच्चा राइटिंग में दिक्कत कर रहा है, गलत लिख रहा है, क्यों लिख रहा है कि उसको सुनने में दिक्कत है, कंसंट्रेट नहीं करता, ठीक है, या टीचर फास्ट बोल रही है, प्रोसेसिंग में दिक्कत की वजह से अगर लिखने में दिक्कत है, तो वो हम ट्रेनिंग करा सकते हैं बच्चे को कि कंसंट्रेट करो, टीचर क्या बोल रही है उसके लिप्स पे ध्यान दो, ठीक है, और टीचर धीरे धीरे बोलेगी तो मैं भी वो लिख पाएगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है जब कोई भी बड़ी इंफॉर्मेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे पार्ट्स समझा दिया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जब बच्चे को आता है तो ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने आज शुरू किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, सॉरी, तो मैं तो लोकोमोटर पढ़ाया मैंने ना जब आपको, तो कॉजेस पढ़ा दिए, कॉजेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है, छोटा सा पार्ट बताया, कॉजेस बता दिया, और कॉजेस के बाद मैंने आपसे पूछे क्वेश्चन, अगर सारे बच्चे आंसर कर पाते हैं ना तो ही मैं नेक्स्ट उस पे जाऊंगी, नए टॉपिक पे, लर्निंग डिसेबिलिटी पे जाऊंगी। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से बैक उसी को पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, जब तक हो नहीं जाता तब तक हम नेक्स्ट पे नहीं जाते। तो इग्नू के जितने भी स्टडी मटेरियल है ना वो सारे इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे लिखे जाते हैं, प्रोग्राम लर्न। उसका देखना कॉन्सेप्ट कितना सा पढ़ाएगा, क्वेश्चन रहते हैं, अटेम्प्ट योरसेल्फ, सॉल्व करो, ठीक है। अगर सब आ जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो बैठ जाओ, पढ़ो, सॉल्व करो, मतलब क्योंकि लर्नर दूसरे सामने टीचर प्रेजेंट होता नहीं है, टीचर कहाँ है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन है इग्नू का, है ना, तो आप अपने आप पढ़ रहे हो बच्चा बैठ के, ठीक है, तो आप अपना देखो, अगर नहीं आ रहा तो जाके फिर से पढ़ो, फिर से सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्लियर है, फिर उसके नीचे क्वेश्चन है, फिर टॉपिक है, फिर क्वेश्चन है, ऐसा रहता है। कोई इग्नू से पढ़ रहा होगा तो उसका लर्निंग मटेरियल इस तरीके से तैयार किया जाता है। हाँ, जहाँ पे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं उसको बहुत तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि टीचर आंखों के आगे अवेलेबल नहीं है, बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा है, तो उसका बहुत हिसाब से तैयार करते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट से। समझ ही नहीं आता क्या नहीं समझ रहे, मतलब जो बुक्स होती है नॉर्मल बुक्स, उसमें तो समझ आता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, आंसर है, इसके टॉपिक पॉइंट्स वगैरह है, उसमें तो समझ ही नहीं आता है, कुछ कुछ अजीब सा ही दे रखा होता है। अजीब सा देखो, लेवल की बात है ना, अगर उस लेवल की चीजें लिख रहे हैं तो आपको नहीं आ रहा तो गूगल वगैरह पे देख लेगा, तो वर्ड नहीं समझ, बाकी तो लिखते तो बहुत सीक्वेंस में बहुत तरीके से लिखते हैं इग्नू वाले को। मैंने जामिया का देखा था, जामिया का मैंने नहीं देखा, बाकी पर इग्नू का तो सब एक एक देखा हुआ है, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो प्रोग्राम लर्निंग वही होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ में लर्निंग डिसेबिलिटी से आप ऐसे करो, छोटा स्टेप पढ़ाओ, क्वेश्चन पूछो, ठीक है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, फिर बैक जाके समझाओ, जो चीज नहीं आ रही है फिर नई चीज पे जाओ, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग आप यूज कर सकते हो उसके लिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज कर सकते हो, ठीक है। विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, टैक्टाइल, ठीक है, टच सुन के भी करे, देख के भी करे, टच करके भी, ठीक है, ये सारा। BAKT बोलते हैं इसको अप्रोच, ये टर्म जानना थोड़ा सा जरूरी रहता है। BAKT अप्रोच क्या होता है, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, टैक्टाइल, देखना, सुनना, टच, ठीक है, किनेस्थेटिक करके देखना, मोटर स्किल्स, ठीक है। ये पॉपुलर अप्रोच है, ठीक है। लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चों के लिए ये एक पॉपुलर अप्रोच है जहां पे मल्टी सेंसेस का यूज कर रहे हैं। बिहेवियरल इंटरवेंशन, बच्चे के बिहेवियर इंप्रूवमेंट के लिए जो चीज आप सिखाओगे ना उसको बोलते हैं।
कॉग्निटिव बिहेवियरल इंस्ट्रक्शन, सेल्फ मॉनिटरिंग, जो बच्चे ने लिखा है उसको बोलो खुद चेक करे। बिहेवियर में भी ऐसे कि आप देखो क्या आपने सही किया, उसने किसी को मारा है, पेंसिल छीन ली, कुछ भी किया है, कुछ भी ऐसा बिहेवियर है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो बिहेवियर, उसमें भी सेल्फ मॉनिटरिंग, आपने ठीक किया बेटा, ये देखो वो रो रहा है, बोलेगा ना नहीं गलत किया, तो सेल्फ मॉनिटरिंग, कुछ लिखा है बच्चे ने, तुम चेक करो क्या तुमने सही लिखा, प्रीवियस वाली नोटबुक खोलो, अपने आप मैच करो, अपने आप को नंबर दो, सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। एनवायरमेंटल अप्रोच में, ठीक है, वॉल्स की वॉल साउंड प्रूफ होने चाहिए, बगल वाली क्लास से नहीं तो नॉर्मल जनरल चीजें सब में होना चाहिए, ठीक है, कारपेट बिछे होने चाहिए जो साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें, कोई बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रही चीजें, चार्ट लगा हुआ है, कैलेंडर लगा हुआ है, वो सब रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, तो ये बोलते हैं। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो मैं बोलती भी रहती हूँ अपने आप से, BAKD विजुअल एस्थेटिक, ये सोच रहे हैं अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्शन, टीचर जब लिख रहा है पढ़ रहा है तो अपने आप को बोलता है, फिर बच्चा उसी चीज को प्रैक्टिस करे, बोलते बोलते पढ़े या अपने आप को समझाते समझाते पढ़े, तो वो इन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है, तो एक ही चीज हो जाती है। और एकोमोडेशन करिकुलम में तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी, हम बार बार बोलते हो आपको करना ही है, ठीक है, क्लासरूम में एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए ताकि आप टीचिंग एड्स वगैरह रख सको, उसके लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए ताकि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके इन बच्चों की हेल्प कर सको। मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसमें कुछ नहीं है, मल्टीपल डिसेबिलिटी में ना डिफरेंट डिसेबिलिटीज एक साथ वो होती है, ये भी कर लेते थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, ये कोई पर्टिकुलर एक टाइप की डिजीज है, तीन चार जब मिक्स होते हैं ना तो इसको बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, अभी खत्म हो जाएगा, ज्यादा है नहीं, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होता है, कुछ एग्जांपल हम बताते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी के, जैसे विजुअल भी है, हियरिंग की दिक्कत है, ठीक है, हियरिंग की भी है, साथ में उसको मेंटल रिटार्डेशन भी है, तो तीन तीन चीजें एक साथ है, दो चीजें एक साथ है, विजुअल और इंटेलेक्चुअल में दिक्कत है, या हियरिंग और इंटेलेक्चुअल में दिक्कत है, ठीक है, सेरेब्रल पल्सी भी है, मेंटल रिटार्डेशन भी है, हियरिंग भी है, स्पीच भी है, विजुअल भी है, ऐसा हो सकता है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब जब एक से ज्यादा डिसेबिलिटी, अभी तक जितनी आपने पढ़ी है उसमें से ही आएगा, कोई अलग नहीं है, जितनी डिसेबिलिटी आपने पढ़ी है उसमें अगर एक से ज्यादा, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे को हो एक साथ, एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, अगर साथ में है तो उसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं एक साथ। कारण है, समस्या है, कारण ही देखते हैं पहले, वही जेनेटिक फैक्टर्स आ जाएगा, इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है, फिर अदर सिंड्रोम्स ऐसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, कैट-क्राई सिंड्रोम, ये सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की डिजीजेस हैं, एक्सरे की रेज पढ़ने से होता है, बिल्कुल, जब से ठीक है, एबनॉर्मलिटी इन जीन, गंभीर बीमारी, ठीक है, ये सारा है, वो ये जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, प्रीनेटल फैक्टर, मैटरनल इलनेस, ठीक है, मैटरनल इन्फेक्शन है, एड्स वगैरह है, मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज वही ड्रग्स, अल्कोहल, ठीक है, प्रीनेटल एनॉक्सिया, जब सांस नहीं आती ब्रेन में, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ठीक है, सेम वही चीज है, सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है, ट्रॉमा, इम्प्रॉपर ब्लड कंडीशन हो सकता है, अदर कंडीशंस में, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है, एक्सरे रेडिएशन है, बाकी हार्मफुल रेडिएशन है, उसके एक्सपोजर में चले गए तो एनोक्सिया, ट्रॉमा है, प्रीमेच्योर बर्थ है, पेरेंटल इन्फेक्शन है, मैंने इसमें लास्ट में सेक्स प्रावधान भी है, मतलब टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन में एकेडमिक स्किल्स में दिक्कत आएगी, लेवल ऑफ अवेयरनेस कम रहेगा, सेल्फ केयर स्किल भी होंगे, दिक्कत होगी, सोशल स्किल में भी, मोटर डेवलपमेंट डिले होगा, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, ठीक है, सेंसरी इंपेयरमेंट हो सकता है, हेल्थ केयर नीड जरूरत हो सकती है, 24 घंटे की भी जरूरत पड़ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डिस्टर्ब रहेंगी,
ठीक है, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें लिमिटेड स्पीच रहेगी। देखो बेसिक फिजिकल मोबिलिटी चलने फिरने में ये सारी वही है, तुम पढ़ लेना, इसमें कुछ अलग है ही नहीं, बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा होंगी, बस यही है, दोस्तों सारे वही है। ठीक है, तो इन एजुकेशनल इंटरवेंशन एक बार देख लो। ठीक है, इसमें फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम जो बार बार हम बोल रहे हैं, क्लासरूम साउंड प्रूफ हो, ठीक है, प्रॉपर कर्टेन्स हो, ये हो, बाकी चीजें हो, इतना स्पेस हो कि व्हीलचेयर वगैरह मूव कर सके, ये सारा अरेंजमेंट होना चाहिए। स्कूल में लिफ्ट हो, रैंप हो, ये सारी चीजें। पीयर इंटीग्रेशन अमंग पीयर्स, अगर आपकी क्लास में ज्यादा ऐसे बच्चे हैं ना तो आप ग्रुप बना दो, साथ में उनको बिठाओ थोड़ी देर, रोज मत बदलो इनकी से, थोड़ी दोस्ती होने तो थोड़ा समझे एक दूसरे को, ठीक है, तो हेल्प कर पाएंगे। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान तो हर एक में आपको लिखना है, ये सॉल्यूशन है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटिंग, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन उनसे उतना ही रखो जितनी वो पूरी कर सके। तुम अब एक मेंटल रिटार्डेड बच्चे से तुम एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि 30 बच्चा जितने नंबर लेते आ ये भी बच्चा लाएगा, तो उतना ही तुम करो जितना तो वो बच्चा अचीव कर सके। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ठीक है। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते, ठीक है, डिफरेंट एप्स है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, उनका यूज कर सकते हो। अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज और बाकी चीजें जहां नीड है, अगर बच्चा देख नहीं पा रहा, ठीक है। फंक्शनल करिकुलम, या हियरिंग वाले में है तो, ब्लाइंड वाले में है तो, ठीक है, तो अलग अलग टाइप का आपको करना पड़ेगा फंक्शनल करिकुलम। और एप्रोप्रिएट असेसमेंट, असेसमेंट आपको अलग तरीके का करना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि बच्चा है ही डिफरेंट, बाकी बच्चों की तरह सेम आप टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यूनिट तो 1 ही चल रहा है अभी, ठीक है, 1 चल रहा है, ठीक है, मे भी सेकंड स्टार्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिकल बाद में होंगे ना एग्जाम की, तो मैम से पूछना पड़ेगा, फाइल वगैरह आ रही हो तो ले जाना, लास्ट ईयर के बाद में फाइलें वगैरह तो आ गई। थैंक यू फॉर द क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और मैम आप माइक्रो टीचिंग कब कराओगे? माइक्रो टीचिंग सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर दोबारा करा के देना, करा देंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल आएगी नहीं करा देंगे।